हेलो दोस्तों, देखो आप लोगों को पता होगा कि आजकल आप लोगों का जो भी टेस्ट होता है संडे को, जो एसटी आप लोगों की चल रही है, उस टेस्ट की अपन रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है, सभी को ठीक है। पिछली बार संडे की आप लोगों को यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल गई थी, और पिछली बार जो टेस्ट हुआ था वो टेस्ट का नंबर था हमारा 38 नंबर, और इस बार जो टेस्ट का नंबर चल रहा है अपना 39 नंबर का जो टेस्ट नंबर आ गया। आज अपन देखो इसकी क्लास रिकॉर्ड कर मिल जाएगी आप लोगों को। तो देखो सभी के सभी लोग, जो भी आप लोग इन पेपर देख के आते हो संडे को, इसको फिर जब आप लोग यूट्यूब पे देखते हो तो पेपर को सामने रख के फिर मिलाया करो, ताकि आपको पता रहे कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन सही किया, कौन कौन से गलत किया, क्योंकि ऐसे मिलाने से तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, हमेशा उसको पेपर को सामने रखो और देखा करो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, तो गलत हुए वो क्यों हुए, क्या रीजन था गलत होने का, सब कुछ। ओके चलो अपन तो देखो स्टार्ट करते हैं पेपर को सोल्व करना। जैसे हमारे आया ये पहला क्वेश्चन आ गया, पेपर कटिंग का क्वेश्चन आया। पेपर कटिंग की बात करें तो पेपर कटिंग के अंदर देखो जो भी अपन सोल्व करते हैं इसमें मिरर इमेज ही होता है या वोटर इमेज होता है, या तो मिरर इमेज या वोटर इमेज। क्या होगा, देखो इस पेज को मैं यू खोलूंगा तो बताओ यू खोलते बताओ मिरर इमेज बनेगा, फिर नीचे खोलोगे तो वोटर इमेज बन जाएगा। तो सबसे पहले पेपर को अपन यू खोलेंगे ऐसा, बताओ ये सर्कल हमारा यूं हो जाएगा, खुलते ही यूं जाओगे, यहां से ये सर्कल आप लोगों का यूं आएगा और यूं चला जाएगा। ओके, अब जो ये एरो है, ये आप लोगों की एरो शायद मुझसे बनेगी तो नहीं, पर मैं ट्राई करता हूं, ऐसे हो जाएगी। ये अपनी एरो हो गई इस पैटर्न से, मिरर इमेज हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसका वोटर इमेज बनाना है। बताओ वोटर इमेज बनाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा नीचे आएगा। बताओ ये यहां पर हो जाएगा, यहां पर, ठीक है। ये जो हमारा डॉट सर्कल एक यहां वाला था, यहां आ जाएगा। अब बताओ इसको आप लोग लेकर आओगे तो ये जो अपना था ये क्या नीचे की ओर चला जाएगा, क्या यूं यूं हो जाएगा। और ये वाला जो डॉट था ये हमारा किस तरीके से बन जाएगा, देखो इस पैटर्न से बन जाएगा ऐसा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये कौन सा ऑप्शन अपना, बताओ सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। जो आंसर आया सी ऑप्शन। ओके, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन मिरर इमेज वोटर इमेज ही काम में लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप लोगों को मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग में पढ़ाया, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा उन लोगों को बताता हूं। देखो क्या करना होता है, ये शब्द आया, इस शब्द में जो भी लेटर है, जो भी लेटर, सारे के सारे लेटर यदि पिछली कंडीशन में आपको दिख रहे हैं तो फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन होता है। फिर हमें देखो कोड भी नकल करके लिखना होता है। जैसे PROMPT, देखो P आ गया, R आ गया, O इधर आ गया, फिर M आई गया, P आई गया, फिर T भी आ गया। बताओ सारे लेटर इस साइड दिख रहे हैं ना, तो सारे लेटर दिख रहे हैं तो वो फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन हमें नकल करना है। जैसे P के लिए क्या उठा लो 9, फिर R के लिए क्या उठाओ 6। अब ओ इधर था, ओ के लिए बताओ सेकंड नंबर पे क्या रह जाएगा, देखो 0। फिर एम कहां पर है, एम भी उधर है लास्ट लेटर, तो क्या रह गया 3। फिर पी के लिए क्या था 9 आ गया था, टी के लिए क्या ले लो लास्ट में क्या दे रहेगा 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 960392, 960392 बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। क्लियर। चले, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, आप लोगों ने कर लिया होगा। ये भी आसान ही है कि गुफा के अंदर कौन रहता है, शेर। अस्तबल में कौन रहता है, घोड़ा। अस्तबल में कौन रहता है, घोड़ा। तो घोड़ा आंसर लगाना, इसके अंदर क्या लगाओगे, घोड़ा। ठीक है, ये अपना जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग बात करें तो देखो इसमें थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्या चेंज करना पड़ेगा कि या तो यहां से इस सर्कल को हटा दो, या तो यहां से सर्कल को हटा दो, या फिर आप लोगों को यहां पर सर्कल लगाना है। कहीं पर भी कुछ भी कर लो, या तो इधर से सर्कल को हटा लो या फिर इस साइड सर्कल को बढ़ा दो, एक काम कर लो। ठीक है चलो ऑप्शन का रहने देते हैं, इधर बढ़ा देते हैं। यहां पर अपन इसको क्या करेंगे, कंप्लीट। ये लो, इसको लाकर मैंने यूं मिला दिया। ये लाइन हमारी इधर आ रही है, ये लाइन हमारी इधर आ रही है। देखो पहले तो इसको भी बढ़ाओ, पहले इसको बढ़ा लेते हैं अपन। देखो इसको मिलाया, ऐसे ही इसको यहां पर लाइन को बढ़ा दो। अब देखो इस लाइन को यहां मिलाना पड़ेगा, इस लाइन को इधर मिलाना पड़ेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका। कौन सा आंसर हो गया, यहां से यहां तक का आंसर।
ये आंसर लगाओ, ये आंसर। और बताओ अब इधर सर्कल है तो यहाँ पर भी एक सर्कल बढ़ा देना। बताओ अब ये ऑप्शन अपन लगाएंगे तो क्या हमारा सी ऑप्शन पे आंसर ना हो? सी तो नहीं, हमारा ए ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर। क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो ये पॉइंट मिला दिया, ये पॉइंट मिलेगा नहीं, देखो दूर दूर रहेगा, दूर दूर रहेगा। ठीक है, इनकम्प्लीट फिगर का क्वेश्चन था। यहां पर क्या करो, जैसे पी का नंबर कितना है 16, बी का नंबर कितना है 2, ऐसे यू और देखो डब्लू को नीचे लिख लिया मैंने, चलो यार यही रहने दो। यू का नंबर 21 है, डब्लू का 23 है। बताओ 16 से 21 में तो 5 बढ़ा दिया, और 2 से 23 में जाओगे तो -5 करेगा। 2 को मैं देखो 28 भी कह सकता हूं, 26 ऐड कर लो तो 28 हो गया। बताओ -5 करोगे तो 23 हो जाएगा ना। ऐसे देखो 10 और 20 होता है। बताओ पहले 5 बढ़ाओ, 5 बढ़ाओगे तो 15 पे ओ, फिर 5 कम करोगे तो भी 15, 15 पे फिर से ओ, डबल ओ, ओ हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन हो गए अपने। चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिलाते रहना इनको। क्या बोला? वेन डायग्राम के लिए बोला। क्या बोल रहा है? कार वुड रेट का वेन डायग्राम बनाओ। कार, लकड़ी और चूहा, तीनों बताओ एक दूसरे से अलग रहेंगे। कार हमारा अलग होता है, ठीक है, लकड़ी हमारी अलग होती है, ठीक है, और हमारे चूहा वो सबसे अलग होता है। कौन सा लगा दोगे? बी ऑप्शन आंसर लगा देना। आसान, ज्यादा ही आसान आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 आया वो क्या आया? मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होगा? जो राइट में है वो लेफ्ट में होगा, जो लेफ्ट में वो राइट में होगा। ठीक है, यू करना पड़ेगा। बताओ जैसे 2 ट्राइंगल आया यहाँ पर, ये दोनों ट्राइंगल ऐसे के ऐसे यहां पर भी आ जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल भी ऐसे के ऐसे इधर भी आ जाएंगे। यहां से जो लाइन थी देखो, जो लेफ्ट में था अपन ने राइट में कर दिया, और जो राइट में था उनको अपन ने लेफ्ट में कर दिया। पहले एक बार ऐसा चेक करो, ऐसा किस ऑप्शन के अंदर कर रखा है। ऐसा देखो इस ऑप्शन में तो नहीं कर रखा, क्योंकि इन त्रिभुजों को घुमा दिया। नीचे इसमें कोई त्रिभुज नहीं है, इसमें त्रिभुज घुमा चुका। बताओ आंसर क्या बचा? बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। कंप्लीट कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, हमेशा आंसर अपना ऐसे डिसाइड हो जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूं इस तरीके से करोगे तो पूरा डायग्राम कभी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रखा है, बता रखा TAN बराबर क्या दे दिया? 33 दे दिया। फिर PAM बराबर क्या दे रखा है? बताओ 28 दे रखा है। अब BUG का हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले नंबर लिख लो ना आप लोग, तो 21 14, इसी को देखो तो 33 है ना। चलो इसका टोटल करो एक बार, टोटल करोगे तो क्या आएगा? बताओ 20 और 4, 20 और 1 21, 21 और 4 35 आया। यहाँ तो टोटल 35 आया। यहाँ पर देखो टोटल करके देखो एक बार क्या आ रहा है? बताओ 30 आ रहा है। इसका टोटल कितना आ गया? 30। अब आप लोग चेक करो, क्या -2 कर दिया क्या टोटल में से? बताओ -2 कर दिया ना टोटल में से, तो 2 21 7 करो, बताओ 9 30 हो गया यहाँ पर भी। और 30 में से यदि -2 करोगे तो आंसर क्या रह जाएगा हमारा? 28। तो क्या कर रखा? टोटल -2, टोटल -2। क्लियर? चले आगे। सीरीज आसान, जिनका हो गया टॉपिक उन लोगों ने तो कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, जिन लोगों का टॉपिक हो गया उन लोगों ने तो कर लिया होगा। कुछ नहीं कर रखा, देखो इन दोनों का टोटल ये संख्या, बताओ 3 और 1 4, 4 3 7। फिर इन दोनों को टोटल करो, अगली संख्या आ रही है। फिर इन दोनों का टोटल ये संख्या, अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो। बताओ 14 7 और 1 8, 284। आसान, बहुत आसान। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बोला मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज करो आपस में, और चेंज करके बताओ फिर कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बताओ ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो देखो आप लोग क्या करो, डिवाइड को चेक किया करो। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए बोला इसने कि यहां डिवाइड लगाओ, यहां मल्टीप्लाई लगाओ। अब एक बात बताओ, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा तो क्या 62 13 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो मैं एक बार इसको तो चेक नहीं करूंगा, फिर मैं इनको चेक कर लेता हूं, यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड। क्या बताओ 23 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। एक बार मैं इसको भी पेंडिंग छोड़ रहा हूं। देखो 20 यहां डिवाइड और यहां पर क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो डिवाइड तो ये भी नहीं हो रहा, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। रीजन बताता हूं, देखो इधर लिख के बताता हूं रीजन ये हो गया कि आप लोग बताओ डिवाइड 12 से करो तो 12 को नीचे लिख दो, और आगे मल्टीप्लाई हो रहा था ये 48। बताओ यहां पर कट जाएगा ना वो,
यहाँ पर कट जाता है ना वो, ठीक है। 6 बराबर 40 आएगा क्या, चेक करो। 12 से 4 बार गया, 44 आ गया, 44 प्लस 6 आया। या तो बताओ, इससे तो 50 आ रहा है, नहीं, इससे अपना आंसर नहीं आया। इससे अपना आंसर नहीं आया, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन चेक करो। अगले ऑप्शन में दे रखा है डिवाइड और मल्टीप्लाई की, यहां पर मल्टीप्लाई लगाओ, यहां पर क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो। चलो चेक करना पड़ेगा। 63 प्लस यहां पर 59, देखो मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8, यही है ना। ठीक है, चलो चेक करो, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना, इससे तो कट ही नहीं रहा ना। क्या कट जाएगा क्या, बताओ, बिल्कुल नहीं कट रहा ना, ठीक है। इसमें तो नहीं आ सकता, इससे तो कटेगा भी नहीं। फिर 3 3 9, कट तो ये भी रहा था। एक बार देखो, जैसे मैंने सी में काटा था वैसे बी भी कट रहा है, एक बार बी को भी चेक करो। बताओ 14 प्लस 9 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाई 3, यहां पर लिख लो। एक बार चेक करना, देखो जैसे 3 बार कट गया, ये 3 3 9, 3 दूनी 6 आ गया, प्लस 14, क्या आ रहा है क्या ये, हाँ यही आ गया। ये क्या आ गया हमारा, 83 आ गया अपने क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। यार डिवाइड तो नहीं हो रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई में कट रहा था, मल्टीप्लाई से कट रहा था। 11 नंबर का क्वेश्चन आया। कौन सा क्वेश्चन है ये, देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आसान नहीं लग रहा क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है। कैसे लग रहा है बहुत आसान, कि देखो ये तो इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, 4 5 9 9 18 आ गया। देखो बताओ 11 6 17 और 13 कितना हो गया, 30। ऐसे यहां पर जोड़ोगे तो 19 और 3 क्या आंसर आ जाएगा, 22। अपना ऑप्शन क्या आया, डी ऑप्शन। ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन। तो डी आंसर हो जाएगा। नंबर लिख लो, देखो 11 16 8 13 5 10 2 और 7। क्या किया, 11 से 8 में -3, बताओ -3 -3। अब -3 करोगे तो y आ जाएगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा, y। 27 कह लो भाई, 26 हो तो 28 कह दो, 25 हो गया, y हो जाएगा। बताओ 16 में से 3, देखो फिर माइनस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर से 3 माइनस। बताओ -3 करोगे तो 4 पे क्या रह गया, डी। तो वाई डी हमारे क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्लियर। चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे दिया इस क्वेश्चन में, कि आकृति देखो घुमाने की अनुमति नहीं है। ओके, हमें बताना ये डायग्राम कहाँ छुपा हुआ है, ये डायग्राम कहाँ पर छुपा हुआ है, अपने को ये ढूंढना है। चलो ये तो देखो, ये ढूंढ लिया अपन ने, मिल गया। ये तो दूर दूर से दिख रहा है, तो ये सभी को, ये अंधा भी देख लेगा इस क्वेश्चन को, कि देखो ये कहाँ छुप रखा है। बताओ दिख गया क्या, मैं कह रहा हूं अंधा व्यक्ति निकाल देगा, उसके चाहे दिखाई नहीं देता हो, लेकिन वो इस क्वेश्चन को ढूंढ लेगा। वो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, सीरीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। आप लोग देखोगे तो बताओ, पहले यहां था, फिर इस जगह आ गया, फिर इस जगह चला गया, देखो फिर इस जगह आ गया, ये देखो अब ये कहां पहुंच जाएगा, इस जगह, यहां पर पहुंच जाएगा। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा पूरा। और इसका उल्टे की बात करें तो इसका उल्टा हमारे केवल डी ऑप्शन में हो रखा, बाकी कहीं नहीं हो रखा, बाकी कहीं पर भी नहीं हो रखा। तो डी आंसर लगा दो इसका। पेपर थोड़ा आसान नहीं मिल गया आप लोगों को, मुझे लग रहा है पेपर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा आसान मिल गया। ये गलत बात है, पेपर इतना आसान आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए था। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो क्या बता रखा, GREAT, ग्रेट। फिर यहां पर क्या दे दिया, ALYUN, ठीक है। यहां पर क्या दे रखा है, रैपिड, RAPID। आप लोग जब भी पेपर करते हो ना सोल्व, हमेशा ध्यान रखो पेपर को स्पीड से करने की कोशिश किया करो। 1 घंटे का जो टेस्ट होता है ना, तो उसको 1 घंटे में ही खत्म किया करो, 1 घंटे के अंदर अंदर उसको खत्म करने की कोशिश किया करो। यूं देखा करो कि जैसे मेरी रीजनिंग है, तो मुझे रीजनिंग को देखो 13 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना, तो करना ही है, चाहे मुझे कुछ ही हो जाए। यूं टारगेट बनाओ। बाकी सब्जेक्ट में भी देखो आप लोगों को टीचर्स ने बता रखा होगा कि कितने मिनट में खत्म किया करो, तो यूं टारगेट बना के उस हिसाब से खत्म करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तब मजा आएगा। देखो आप लोगों की स्पीड तो तब बढ़ेगी। ऐसे भी पेपर देने का मकसद क्या होता है, स्पीड बढ़ाना। तो उसको बढ़ाने के लिए तो आपको स्पीड से ही करना पड़ेगा ना काम भी, तो इसलिए स्पीड से करो। यहां पर देखो सबसे पहले अपन ने नंबर लिख लिया, ये देखो ये नंबर लिख लिया, 20 1 12 25 21 और 14।
फिर यहां पर क्या आया 18, 1, 16, 9 और 4। ये तो अपन ने क्या कर दिया, नंबर लिख रखा है। चलो यहां देखोगे तो 7 से 1 में तो -6 दिख रहा है मुझे, 18 से 12 में भी -6 दिख रहा है, 5 से 25 में भी -6 ही दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो, आप लोग देखोगे अब -6 ही दिखेगा। यहाँ भी क्या दिख रहा है, -6, सभी में -6 दिख रहा है। बताओ 18 में 6 माइनस करो, 12 पे क्या आएगा, L। बताओ इसको 27 कह सकते हो, -6 करो तो क्या हो जाएगा, U। -6 करो 10, -6 करो C। अब बताओ इसको मैं 30 कह सकता हूँ, -6 करोगे 24 पर X। LUJCX, ये आपका ए ऑप्शन ये आंसर हो चुका। हो गया तो आप लोगों से, है ना। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, ये पूरी की पूरी क्लास, उसके बाद में ध्यान रखना आप लोगों को कमेंट जरूर लिखना है। कमेंट जरूर लिखोगे क्लास खत्म होने के तुरंत बाद। बता रखा 5 किताब है BGNPT, एक के ऊपर एक रखी गई है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। एन तथा जी के मध्य केवल एक ही किताब है। मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखो एन और जी के मध्य केवल एक किताब है। बी पी के ठीक ऊपर है। बी कहां पर है, पी के तुरंत ऊपर, यहां पर बी रहेगा। बी पी के ठीक ऊपर है। बी एन के ऊपर है, हाँ बी एन के ऊपर है, पर देखो इस बार ठीक ऊपर नहीं दिया, बी एन के ऊपर रहेगा, मतलब एन कहीं ना कहीं नीचे आएगा। तो यहां पर आ जाएगा कि जैसे एन यहां पर भी आ सकता है, एन यहां पर भी आ सकता है। भाई 5 बुक है ना, ठीक है। अब देखो यहां से क्लियर होगी कि जी एन के ऊपर नहीं है। जी कहां नहीं है, एन के ऊपर नहीं है, तो जी एन के नीचे रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एक बुक थी, और वो कौन सी बाकी रह गई, टी। ये बन चुका अपना कंप्लीट। ये भी आसान क्वेश्चन। सबसे ऊपर कौन सी बुक, बी। सबसे ऊपर कौन सी बुक, बी बुक। क्लियर कर दिया। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखो क्या बता रखा, कुछ के एम है, ये आ गई के और ये आ गया एम। कोई टी एम नहीं है, कोई भी टी क्या नहीं है, एम नहीं है। यहां पर क्या आ गया, टी, कोई भी टी एम नहीं है। अब निष्कर्ष आया, इसमें दे रखा है कुछ टी के है। देखो ये जो निष्कर्ष है ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। पॉजिटिव निष्कर्ष में क्या होता है, जो बोला वैसा डायग्राम में दिख गया तो सही है, नहीं तो क्या कर देना, गलत कर देना। अब इसकी बात करें तो मुझे एक बात बताओ, बोला कुछ टी के है, क्या बताओ कुछ टी के अंदर है क्या, नहीं है, तो इसको तो क्या करो, गलत। बोला कुछ एम के है, बताओ कुछ एम तो के अंदर दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है, तो इसको क्या कर दो, सही कर दो। ये हमारा सही हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। कौन सा सही आया, केवल दूसरा, केवल दूसरा, तो हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या बोल दिया, अच्छा ये एनालॉजी का क्वेश्चन आ रखा हमारे पास, क्वेश्चन आ गया एनालॉजी का। बोला व्रत का संबंध किससे है, किससे है, आकृति से। व्रत क्या होती है, एक आकृति होती है। व्रत क्या होती है, एक आकृति होती है। अब हमें ऐसा ही ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन क्या आएगा। बताओ व्रत आकृति होती है, तो बताओ शार्पनर लेखन सामग्री में आता है ना, शार्पनर किस में आएगा, लेखन। भाई व्रत किस में आएगा, आकृति में आएगा। व्रत किस में आएगा, आकृति में। तो शॉर्पनर किस में आएगा, लेखन सामग्री में आएगा। शॉर्पनर किस में आएगा, लेखन सामग्री में, ठीक है। देखो जैसे खिलौना खेलने के काम आता है, खिलौना किस में होता है, खेलने के काम होता है, ठीक है। ये अलग उल्टा हो गया। 5 व्यक्ति है एफ, जे, एन, आर तथा वी, केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। बताओ 5 व्यक्तियों को एक व्रत में बिठाना हमें, ऐसा ये बिठा दिया व्रत में। देखो केंद्र की ओर मुंह कर रखा है सभी का, ठीक है। बता रखा जे एफ के तुरंत बाईं ओर है, एन एफ के बाईं ओर है, वी जे के बाईं। देखो एफ कहां गया, पहले देखो जे एफ के तुरंत बाईं ओर, जैसे मैंने यहां एफ लिख दिया, इसके तुरंत बाईं ओर कौन है, जे, जे एफ के तुरंत बाईं ओर। और देखो यहां क्या दिया, वी जे के बाईं ओर, बाईं ओर दूसरा। वी कहां गया, जे के बाईं ओर दूसरा, यह आ जाएगा क्या, वी, वी जे के बाईं ओर दूसरा। फिर यहां क्या दे रखा है, एन एफ के बाईं ओर, एन कहां जाएगा, एफ के,
एन एफ के बाईं ओर दूसरा, एन कहाँ गया, एफ के बाईं ओर दूसरा। बताओ एफ के बाईं ओर दूसरा, एन यहां पर आ जाएगा क्या। अब बाकी क्या रह गया, देखो एफ जे एन आर बाकी रह गया, तो यहां पर कौन आ जाएगा, आर। क्वेश्चन में क्या पूछा कि जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। बताओ जे के दायां इधर चलेगा और दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, आर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर आंसर आ जाएगा। ये लो भाई, ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। जो सही आंसर है वो क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही स्टेटमेंट कंक्लूजन। यहां पर इनसे डायग्राम बनाओ। बोला कुछ बर्तन दिए हैं, ये बर्तन बना लिया मैंने। कुछ बर्तन किस में गया, दिए के अंदर, ये दिए आ गए हमारे। फिर बता रखा सभी दिए पेड़ है, सारे दिए किस में चले जाएंगे, पेड़ के अंदर, ये हमारे पेड़ आ गए। कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई भी पेड़ क्या नहीं है, शाखा, ये हमारी शाखा आ गई। ठीक है, अब अपन निष्कर्ष देखते हैं। देखो निष्कर्ष क्या देख रखा है, निष्कर्ष ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव निष्कर्ष में जो बोला वैसा दिखना चाहिए। बता रखा है यहां पर कि कुछ बर्तन शाखाएं हैं, कुछ बर्तन क्या है, शाखाएं। बताओ कुछ क्या बर्तन का हिस्सा शाखा में दिख रहा है क्या आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो गलत करो। बता रखा है कुछ पेड़ दिए हैं, क्या कुछ पेड़ का डायग्राम दिए में दिख रहा है क्या, हाँ कुछ पेड़ का डायग्राम दिए के पीछे 100% है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, सही। कुछ शाखाएं दिए हैं, क्या कुछ शाखाएं दिए में आया क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। फिर हमारा आंसर क्या रहेगा, केवल दूसरा। आंसर क्या रहेगा, केवल दूसरा। सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा। आंसर जो आया वो क्या आया, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का आया। चलो तो मैंने क्या बता रखा आप लोगों को कि जो भी शब्द आता है इस शब्द के नीचे लिखा करो इसका कोड। क्या दे दिया, UXGEN और L, और फिर यहां पर दे रखा है ROBNRT। यहां इनके नंबर लिख लो, 19 20 5 1 12 8 21 24 7 5 14 और 12। देखो 18 15 2 14 18 और 20, ये नंबर लिख लिया हमने। यहां क्या कर रखा है, 19 से 21 में 2 बढ़ा रखा है। बताओ 20 से 24 में कितना, 4। 5 से 7 में कितना, 2। 1 से 5 में कितना, 4। 12 से 14 में 2 और 8 से 12 में कितना, 4। बताओ +2 +4 +2 +4, ऐसा ही इधर कर दो तो कर दो। बताओ +2 बढ़ाओगे तो क्या आएगा, T। +4 करो, चलो 15 और 4 19 पर S। +2 करोगे तो D। +4 करोगे तो क्या आएगा, R। +2 पे T और +4 पर X। ये अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, TSDR TSDR TX। सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। ये अपना क्वेश्चन आया एनालॉजी का, नंबर वाला क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे आता ही आता है। देखो इसने क्या कर रखा है, वैसे आप लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन में क्या किया करो आप लोग, यदि टेस्ट दे रखा है ना तो वो यहाँ पर मिलाओ, और यदि टेस्ट नहीं दिया किसी ने, जो जैसे अपने मान लो जैसे कोचिंग में नहीं भी पढ़ रहे, वो भी वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रखे, कोई भी कारण से टेस्ट नहीं दिया, तो सारे के सारे देखो रिकॉर्डिंग वीडियो मिला आप लोगों को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, फिर वीडियो को मिलाओ स्टार्ट करके कि आप लोगों का आंसर सही आया क्या। ठीक है, अब जैसे इसको चेक करेंगे अपन, तो इसको मल्टीप्लाई 3 करो, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो मल्टीप्लाई चेक किया करो। जैसे 3 18 आया, 9 और 1 10, बताओ प्लस क्या कर दिया, 1। तो फिर यही करूँ क्या मैं, मल्टीप्लाई 3 करोगे 75 प्लस 1 करोगे तो 76 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये हमारे पास आ गया सीरीज का क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन। इसको देखो आप लोगों ने किया होगा वैसे, चलो अपन करते हैं। यहां पर देखो क्या कर रखा है इसने,
यहां कितना बढ़ाया इसने, देखो 0.50 बढ़ा रखा है, तो नहीं 40 ही बढ़ा रखा है। कितना बढ़ा रखा है, 40। यहां कितना बढ़ा दिया, 50। कितना बढ़ा रखा है, 60। कितना बढ़ा रखा है, 0, 70 बढ़ा रखा है, तो 80 बढ़ा दो फिर आप लोग। बताओ 9, 16, 3, 6, 9, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आंसर लगा दो सी। क्लियर हो गया, आसान है ये भी। ठीक है, थोड़ा ज्यादा आसान पेपर मिला इस बार। अगली बार लो पेपर थोड़ा अच्छा करवाता हूं आप लोगों से। इस बार तो पेपर आप लोगों को थोड़ा आसान मिला है, अगली बार पेपर अच्छा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है भाई, इधर कट थोड़ी ना रहा है, ये कट रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। देखो कट रहा है तो मतलब थोड़ा घुमा देता हूं क्वेश्चन को, अब नहीं कट रहा होगा, देखो किसी के भी। 6 मित्र है CEGIKM, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के मेज पर बैठे हैं। देखो ये भी सीटिंग का क्वेश्चन आ गया, ये लो सीटिंग का क्वेश्चन हो गया। बोला ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई कहा गया, सी के दाया दूसरा, तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ गया, ई। के जी के तुरंत दाईं ओर, देखो ना जी आया ना के आया, पर आप लोग इसी से शुरू करो क्वेश्चन में, क्यों रीजन बताता हूं। क्योंकि देखो के जी की खबर यहां पर भी है, जी आई को जोड़ दिया, फिर आई तथा एम के बीच में पूछा है, मतलब आई की खबर यहां पर भी आ गई, तो ज्यादा खबर जिसकी मिले उसको लिया करो। के जी के तुरंत दाईं ओर है, ये लो जी लिख दिया मैंने, इसके तुरंत दाईं ओर कौन आ गया, के आ गया जी के तुरंत दाईं ओर। बोला जी तथा आई एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। बताओ जी और आई आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। आई के बाईं ओर से चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने मित्र बैठे हैं। चलो पहले एक बार इसको भी लिखो। देखो ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई कहा जाएगा सी के दाईं ओर दूसरा। मुझे बताओ मैं सी को यहां लिखूं तो दाईं ओर दूसरे नंबर पे आई नहीं आएगा, मैं सी को यहां लिखूं तो दाईं ओर दूसरे नंबर पे आई नहीं आएगा, और मैं सी को यहां लिखूं तो दाईं ओर दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। आई नहीं मतलब ई। बताओ सी के दाईं ओर दूसरे नंबर पे कौन आ गया, ई आ गया। अब बचा हुआ कौन है, ये देखो आप लोग, एम बाकी रह गया क्या, तो यहां पर लिख दो एम। अब देखो आई के बाईं ओर चलना है, फिर आई और एम के बीच में बताना है। आई का मुंह इधर है तो बताओ बायां इधर आएगा, और आई और एम के बीच में देखो 1 2 3 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग। ठीक है, ये हमारा सिटिंग का क्वेश्चन था, ये अपने सिटिंग का क्वेश्चन हो गया। चलो हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। बोला कि 2 और 1 को आपस में क्या कर दो, बदल दो। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 1। पता है कभी कभी तो क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 1 ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। जैसे मैं एक बार बताता हूं, सपोज करो यहाँ 2 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे 2 और 1 को बदलना था, जैसे यहाँ 1 लिख देता मैं, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 करता, फिर ये मल्टीप्लाई 21 ऐसे की ऐसे ही रह जाता हमारा। अब इन 2 और 1 को अपन नहीं बदलते, इन 2 और 1 को अपन नहीं बदलते। क्यों, क्योंकि 2 और 1 पर्टिकुलर अलग से संख्या दे रखा है, 2 1 अलग से संख्या दे रखी है, तो फिर इनको नहीं बदलना। लेकिन इस क्वेश्चन में बताओ अलग से मिला क्या, 2 और 1 नहीं मिला ना, तो फिर अब इसको बदलो। जब अलग से मिल जाए तो अलग से जो दे रखा है उनको बदलो, इसको मत बदलो। जब अलग से ना मिले तो फिर इनको बदलो। ठीक है, कि अब इसमें जहां भी 2 होगा वहां 1 लिखना पड़ेगा। जैसे 9 अपने आप अपनी जगह रह गया, 6 रह गया, डिवाइड 4 रह गया, मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। 21 नहीं आएगा, 12 हो जाएगा ना, ये बदल गए ना, ये आपस के अंदर बदल के 12 बन गया, माइनस क्या हो गया 5। अब हमें चेक करना है इसका क्या बनेगा। चलो कर लेते हैं। यहां पर देखो 9 + 6 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, -5 कितनी बार गया, 3 बार, 18 हो जाएगा क्या, तो देखो +18 माइनस क्या करना है 5। बताओ 18 और 9 कितना आया, 27 -5 बराबर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 22। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 22 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, परफेक्ट आंसर क्या आएगा, 22। क्लियर हो गया सभी का, ठीक है। तो ये अपना क्लियर, और ये अपना देखो पेपर कंप्लीट मिला लिया। फिर मैं कह के जाऊंगा पेपर आप लोग स्पीड से किया करो, स्लो मत किया करो, टाइम के हिसाब से किया करो। अब अगली जो रिकॉर्डिंग आएगी ना आप लोगों की पेपर के सॉल्यूशन की, अगले संडे को, तब मैं आपको बताऊंगा पेपर को कैसे सोल्व किया करो। तो देखो क्लास का टाइम हो रहा है, फिर अगले के अंदर मैं बताऊंगा आपको पेपर कैसे सोल्व करोगे। ठीक है भाई, चलो ओके। तो आपकी टेस्ट सीरीज का ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है,
इसको कैसे सॉल्व करना था चेक करते हैं। ये कह रहा है इस डायग्राम में एंगल क्यू पी आर 65 है, क्यू पी आर 65 है, तो ये 65 डिग्री का एंगल हो गया। साथ में कह रहा है पी क्यू आर 60 डिग्री का है, पी क्यू आर 60 डिग्री का कौन है, ये हो गया। अब आपसे पूछा है क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस पी ओ आर का मान क्या होगा। भाई पी ओ आर का मतलब कि ये इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है, और साथ में क्यू ओ आर मीन्स इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। आप बताइए, अगर ये कोण जो बना है शीर्ष पर 65 डिग्री का है, तो इसके यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये इसका दुगना होगा, तो ये तो हो गया 65 का डबल 130, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 130 डिग्री प्लस। अब बात आती है पी ओ आर की। सेम उसी तरीके से एंगल पी ओ आर का मान, यहाँ शीर्ष पर कोण बन रहा है 60 का, तो ये कोण कितने का बनेगा, 60 का डबल थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा, तो ये हो गया 120 का। दोनों एंगल का सम पूछा था, 120 प्लस 130, तो ये हो जाएगा टोटल 250 डिग्री। तो ऐसा हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। देखिए सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता है यहाँ पर ए माइनस प्लस माइनस वाली टर्म आई है, तो सीधा फॉर्मूला अपन लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, याद करो, 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है। और यहाँ माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता। a का मान क्या है, 5 है, तो 4 गुना 5 माइनस का 3 प्लस का 1 बटे में 2, 4 पंजे 20 माइनस 3 17, तो यहाँ आ जाएगा √17 प्लस 1 अपॉन में 2। ऐसा ऑप्शन सेकंड है, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका। अब ये कह रहा है मान लीजिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। तो एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें हम भाग देते हैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, तो शेष हमेशा बचना चाहिए 1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लैसे एलसीएम निकालेंगे 2 3 4 5 6 7 का, और शेष 1 बचाना है तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे। लेकिन वो कह रहा है x का जो मान है वो 2000 और 2500 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हम एलसीएम निकालें। अब भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको बता रखा है, 7 है तो सबसे बड़ी संख्या 7 आएगी, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा। अब 4 का एक फैक्टर ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 का भाग जाता ही है, 2 का जाता ही है, इसका मतलब यही होगा। 7 इंटू 6 42 और 5 इंटू 2 10, इसका मतलब इसका लैसे आ गया 420। अगर इसने ये नहीं कहा होता 2000 और 2500 के बीच है तो हम कह देते 420 में तो सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष 1 बचाना है तो हम 1 और जोड़ देते। इसका मतलब 420 या 420 का कोई एक गुणज होगा और उसमें हम 1 जोड़ेंगे और उसका मान जो है 2000 से बड़ा होना चाहिए और 2500 से छोटा होना चाहिए, तो 2000 से 2500 के बीच में होना चाहिए, यही है। अब आप बताओ 420 को राउंड ऑफ ही आप देख लीजिए ना, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो कम से कम 5 बार गुना करना पड़ेगा। तो 420 को मैं गुना करता हूं 5 से और उसमें जोड़ देता हूं 1, तो मेरी वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो 2000 और 2500 के बीच में भी होगी और इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। 420 का 5 गुना हो जाता है 2100 और उसमें आप जोड़ देंगे 1, तो इसका सही आंसर होगा 2101, ऑप्शन 2101। अच्छा आगे क्या पूछ रहा है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है, संख्या नहीं x के अंकों का योग। अंक है 2 और 1 3 प्लस 0 प्लस 1 4, तो अंकों का योग हो जाता है 4, तो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। अच्छा अपने को a अनुपात b अनुपात c दे रखा है और ये अपने से पूछा है, तो सबसे पहला काम है अनुपात को यहाँ पूरा जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इसको इंटीजर में बदलना है। तो a अनुपात b अनुपात c, भाई कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आया 12,
तो ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान आ जाएगा 4 और सी का मान आ जाएगा 6। अब पूछा है ए अनुपात बी, मतलब 3/4 अनुपात बी अनुपात सी 4/6। साथ में पूछा है सी अनुपात ए मीन्स 6/3। अभी भी इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 3 चौके 12, तो 6 चौके 24, तो अनुपात रहेगा 9 अनुपात 8 अनुपात 24। ये उत्तर रहेगा 9, 8, 24, मतलब थर्ड ऑप्शन सी रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट 55, ये कह रहा है एक आदमी 25,000 रुपये की राशि का 1/4 भाग तो साधारण ब्याज पर देता है, तो 25,000 रुपये का 1/4 तो उसने दिया है साधारण ब्याज की किसी दर पर, मान लेते हैं R% पर दे रहा है। साथ में कह रहा है और शेष राशि को वो 4% की उच्च दर पर निवेश करता है। शेष कितना बचा भाई, अब 25,000 का 1/4 दे दिया, तो इस 25,000 का 3/4 बचा, उसको वो R% पर तो देता ही है, साथ में 4% ज्यादा पर देता है यहाँ पर। और कहता है 2 साल में जो कुल ब्याज आता है 4,125 आता है। 2 साल में जो यहाँ से ब्याज आता है उस कुल ब्याज का मान दे रखा है 4,125 रुपये। आपसे पूछ रहा है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर ज्ञात करनी है। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ, या तो मैं इसमें पूरी इक्वेशन बनाऊं, या फिर क्या अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, इस 25,000 का 1/4 भी R% पर दिया है, तो इस 25,000 का 3/4 भी तो R पर दिया है, बल्कि ये जो 25,000 का 3/4 है इस पर 4% हर साल एक्स्ट्रा ब्याज और आया है, और कितने साल का, 2 साल का। तो R% तो यहां से भी ब्याज आएगा तो यहां से भी आएगा, तो एक्स्ट्रा कितना आया वो इसमें होगा। अगर मैं उस एक्स्ट्रा को निकाल दूंगा तो वो कॉमन रह जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जो ब्याज यहां से आएगा इस दर से, उतना ब्याज तो यहां से भी आएगा, बल्कि यहां से हर साल का 4% ज्यादा आएगा, तो 2 साल में कितना ज्यादा आएगा, 8% ज्यादा आएगा। तो एक्स्ट्रा कितना आया, 25,000 के 3/4 पर एक्स्ट्रा जो ब्याज आता है वो आता है 1 साल का 4%, तो 2 साल का आ जाएगा 4% इंटू 2 8%, ये एक्स्ट्रा ब्याज आया होगा। चेक कर लेते हैं ये कितना आएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 3 दूनी 6%। किसका भाई 6%, 25,000 का 6%, और 25,000 का 6% कितना होता है, 1,500 रुपये ये एक्स्ट्रा आया है। किसके एक्स्ट्रा आया है, जो दोनों में कॉमन रेट है उसके। अब आप बताओ कुल ब्याज कितना है, 4125, उसमें 1,500 क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस 1,500 एक्स्ट्रा को हटा देता हूं तो 4100 में से 1,500 अगर हटाते तो 2,625 बच जाएगा, तो हम कहेंगे 2,625 रुपये ब्याज के और बच गए हैं। अब आप बताओ ये 2,625 रुपये कौन सी दर से है, R% से। कितने साल का, 2 साल का। कितने पर, पूरे 25,000 पर। तो ब्याज आया है 2,625, किस पर, 25,000 पर। कौन सी दर से, किसी R% की दर से, और कितने साल में, हम कहेंगे 2 साल में। यहां से R का मान आ जाएगा, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 25 से इसे कैंसिल कर लेते हैं तो 25 से ये आता है 10 बार, 25 से ये 1, आपके पास में आती है यहाँ पर 0, और 25 इंटू 5 125। अब भाई ये देखो 2 का अगर मैं भाग देता हूं तो ये आता है 52.5, लेकिन 10 का भी लगेगा तो R का मान आ जाएगा 5.25, यही आएगा 5.25%। अब आपसे पूछा है निवेश की द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या होगी। भाई द्वितीय राशि दी गई थी 4% उच्च दर पर, तो निवेश की द्वितीय राशि की जो ब्याज दर रहेगी उसमें 4% और ऐड कर दूंगा, तो इसकी ब्याज दर रही होगी 9.25%। तो इस तरह इसका मान रहेगा 9.25, 5.25 में ऐड कर दिया है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होंगे। सीधा सा मैं कहता हूं, अगर यहां से अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं तो मूलों का जो योग आएगा वो आएगा -b/a
माइनस बी बाई ए, और माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो यहां से तो आ गया 1। और मूलों का गुणनफल यहां से आएगा 1। अब भाई आप बताओ, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब में से मैं अगर घटा देता हूं 3 ए बी, ए प्लस बी, तो मेरे पास में मान आ जाएगा। अरे यही होता है, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, यहां से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो ये तो आ गया 1 का क्यूब, माइनस 3, इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है। तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान अगर अपन देखते हैं तो ये आ जाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 1 में से 3 माइनस का कम हुआ तो -2 आ गया। अब देखो, आपको पता है अल्फा बीटा अगर 1 है तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान भी कितना होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। कह रहा है किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होंगे, उसकी समीकरण क्या होगी। तो समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूल क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना आ रहा है -2, और ऑलरेडी माइनस है तो इस माइनस को ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बीटा का मान 1 है तो इसका मान भी 1 रहेगा। इस तरह हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। अच्छा, किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है, ठीक है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या होगा। कैसे निकालते हैं भाई, इंस्टॉलमेंट 5% है तो 5% की भिन्न क्या हुई, 1/20, तो पहली किस्त 20 पर 1 ब्याज 21 की हो गई। दूसरे में क्या आएगा, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। अब किस्त तो बराबर होती है तो इसको किससे गुना करोगे, वापस 21 से गुना करोगे, तो यहाँ तो हो जाएगा 21 इंटू 2 42 420, और किस्त हो जाएगी 21 का स्क्वायर 441। यहाँ आएगा 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ तो किस्त समान होती है तो ये आ गई 441, ठीक है। अब आपने टोटल कितना चुकाया, 400 और 400 800, 41 41 82 882। आपने उधार कितना लिया था, यहां से देख लेते हैं, 400 और 400 800 820। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज कितना दिया, 820 रुपए की जगह हमने 882 का पेमेंट किया। भाई कितना ब्याज दिया, यहां से पता लग रहा है हमने ब्याज दिया है कितना, 62 रुपए का। अब ये मान तो पूरा यूनिट में है, इकाई में है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 44,100 रुपए की किस्त जाती है, और हमारे हिसाब से किस्त कितने की जाती है, 441 की। तो 441 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 44,100। तो यहां से अपने पास में 1 का मान आ जाएगा 100। अगर 1 का मान 100 है तो भाई इस 62 का मान क्या होगा, आप कहेंगे इस 62 का मान रहेगा 6200। तो उत्तर 6200 होना चाहिए, ऐसा थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट 58 पर आते हैं। ये कह रहा है एक लंब पिरामिड का आधार है 8√2। तो अगर कोई पिरामिड का आधार है 8√2, भुजा वाला एक वर्ग है, तो ये अगर 8√2 है भाई, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां जैसे मान लो इसका ये पोल होगा जहां से इसकी ये हाइट होगी, तो अगर इससे इसकी दूरी अगर अपन पूछते हैं तो आप कहेंगे ये अगर भुजा है तो ये कितनी लंबाई होगी, आप कहेंगे ये पूरी लंबाई होगी भुजा √2, 8√2 इंटू √2, तो ये आ जाती है पूरी 16। इसका मतलब इसका विकर्ण कितने का हो गया, 16 का। अगर ये 16 का है तो ये दूरी कितनी रहेगी, 8 रहेगी। अच्छा, अब साथ में पूछ रहा है इसकी जो कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई क्या होती है, यहां से यहां तक की सीधी दूरी होगी, तो यहां से यहां तक की सीधी दूरी अपने को दे रखी है 10। अब आप बताओ ये अगर 10 है, ये 8 है, तो ये हम निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस बनेगी, ये हाइपोटेनस है तो 10 का स्क्वायर
-8 का स्क्वायर का रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 100। 100 में से 64 कम हो गया 36 और 36 ये आ गया यहाँ पर 6, तो इसकी हाइट आ गई है अपने को 6 पता लग गई। ठीक है, अब आपसे पूछा है इस पिरामिड का आयतन कितना होगा। भाई पिरामिड का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो अब 1/3 आया आधार का क्षेत्रफल। भाई आधार कैसा है, आधार है इसका एक वर्ग, और वर्ग का वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब 8√2 और इसका करेंगे स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी निकाल ली हमने 6, तो इंटू 6, 3 से ये आ गया 2 बार। अब यहाँ से देखते हैं, देखो 8 का स्क्वायर 64 और √2 का 2, तो 64 इंटू 2 128, 128 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 256। तो आंसर 256 रहेगा इसका, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। नंबर 59, अब ये कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी उसे अकेले x घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए भाई मैंने यहाँ लिखा ए जो है वो भर सकता है 16 घंटे में, और बी जो है वो भर सकता है 24 घंटे में, और सी इसे खाली करता है और इसका मान है x। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि माना टोटल जो पाइप है टैंक है उसमें 48x पानी आता होगा। अब 48x 16 में भरा तो यहाँ आ जाएगी भरने की क्षमता 3x, यहाँ आ जाएगी भरने की क्षमता 2x, और यहाँ खाली करने की क्षमता 48 आ जाएगी। आगे की लाइन पढ़ते हैं क्या कहता है, सभी पाइप को 10:30 बजे चालू किया गया लेकिन सी को दोपहर में 2:30 बजे बंद कर दिया गया। तो पहले तो अपन 10:30 से 2:30 बजे के बीच में, इसका मतलब 4 घंटे तीनों को चालू करते हैं। तो इन दोनों से पानी आएगा टंकी में 3 और 2 5x, और इससे बाहर जाएगा 48, और ये इस तरीके से काम चला कितनी देर, 4 घंटे तक। 4 घंटे के बाद में इसको बंद कर दिया, दोपहर में 2:30 बजे सी को बंद कर दिया। इसके बाद कौन कौन चालू रहेंगे, ए और बी चालू रहेंगे। और कहता है अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टंकी भर गई, अब 2:30 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में सिर्फ ए और बी चालू रहे, इसका मतलब कितनी देर चालू रहे, 6 घंटे के लिए चालू रहे। इन दोनों से 1 घंटे में पानी आता है 3 और 2 5x, तो 6 घंटे में पानी आएगा इंटू 6, तो 4 घंटे ये प्रोसेस रहा और 6 घंटे ये प्रोसेस रहा, और टंकी भर गई तो बराबर टोटल टंकी की क्षमता के होना चाहिए 48x के होना चाहिए। चेक करते हैं इसे, देखो ये आएगा 5 के 20x, ठीक है। और चाहो तो इसे थोड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ जैसे 2 आ गया, यहाँ से 2 3 चला गया, और यहाँ से ये 24 रह गया, कैलकुलेशन कम हो जाएगी अपनी। अच्छा अब देखो यहाँ से आएगा 10x और यहाँ से आएगा 15x, तो 15 और 10 25, और इधर कितना है 24, इधर कितना है 24, इधर है 25, तो इधर x बच जाएगा। बराबर में माइनस का 48 इंटू 2 96, और ये 96 इधर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 96। चेक करते हैं क्या पूछ रहा है, x का मान क्या है, x का मान रहेगा 96, मतलब ऑप्शन डी रहेगा 96। क्लियर है। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ये है 8/9 ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 5 के 20 और 1 21/4 डिवाइड, ऑफ सॉल्व होगा तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 चौके 28, 28/3, ठीक है, भाग यहाँ पर आएगा। अब ऑफ सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ है 8 भाग, ये ऑफ है तो 2 चौके 8 और 3 5 15, फिर अगेन ऑफ यहाँ पर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि भाग में है, उल्टा हो जाता, तो यहाँ आ जाएगा 8 गुना, अब ये 5 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 5/6, यही होगा। आगे वापस से देखते हैं, ये आता है 8/9 ऑफ, अब यहाँ देखो भाई 7 या 21, 7 चौके 28, तो यहाँ जाएगा 9/16, फिर आएगा भाग, अब यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच जाएगा आपके पास में 15, ये आ गया आपके पास में।
फिर है ऑफ 2 से ये 3 और 2 से ये 4, तो ये हो जाएगा 20/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऑफ का मतलब गुना होता है, और 8 से ये 2, तो यहां से निकल कर आया 1/2 भाग 3 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, क्योंकि ऑफ है तो गुना होगा, और 20 × 5 100। 1/2 भाग 100, तो इसका मतलब ये हो गया है 1/200, तो उत्तर आएगा 1/200। ठीक है। 61। अब ये कह रहा है लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, यदि वह इसे 33 रुपये ज्यादा में बेचे तो 14% का लाभ होगा। भाई जो 16% की हानि हो रही थी लागत मूल्य से कम पर बेचने पर, तो जो 16 का हानि हो रही थी वो नहीं होगी, साथ में 14 का और फायदा हो जाएगा, तो टोटल उसकी कमाई देखा जाए तो 30 हो गई। परसेंटेज में लिखते, मैंने 100 मान लिया है, तो 100 से 16 कम में बेचा, तो जो 16 का नुकसान हो रहा था उसकी रिकवरी हो जाएगी, साथ में 33 ज्यादा में बेच दे तो 14% का फायदा हो जाएगा, मतलब 14 का और फायदा हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से 33 का फायदा होता, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये प्रॉफिट होता है 33 रुपए का। आपसे पूछ रहा है तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। अब 25 का लाभ कमाना है, इसका मतलब उसे 125 में बेचना पड़ेगा, तो 125 का मान निकालना है, तो 33 डिवाइडेड बाई 30 होगा, और 125 का मान निकालना है तो गुना 125 का हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार। अब यहाँ नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 5 7 3 1, तो यहाँ आ जाएगा उत्तर 137.5, मतलब ऑप्शन बी। 62। ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और बी से 1 घंटे ज्यादा का समय लगता है, तो ए को जो है ज्यादा समय लगता है 1 घंटे का एज कंपेयर टू बी। अब ये कह रहा है इंजन में खराबी आ जाने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 कारक से कम हो गई, 1/6 से कम हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे बी की एक्चुअल चाल और बी की नई चाल इंजन खराब होने के बाद में, इनका जो स्पीड का रेशियो आएगा वो यहां से अपन निकाल सकते हैं। चाल 1/6 से कम हुई, इसका मतलब 6 पर 1 कम हुई, तो अगर चलती थी वो 6 से, तो इंजन खराब होने की वजह से अब वो 5 से चलेगी। आगे देखते हैं, इसलिए उसे इस यात्रा को पूरी करने में उड़ान बी को ए की तुलना में 36 मिनट ज्यादा लगे। ध्यान से सुनना, पहले ए को 1 घंटे ज्यादा लगता था, अब ए की तुलना में बी को 36 मिनट ज्यादा लगे, तो 1 घंटा तो चला ही गया, बराबर हो जाता अगर 1 घंटा ही लगता तो, बल्कि 36 मिनट और ज्यादा लगे, तो एक्चुअल में बी ने 1 घंटा प्लस 36 मिनट ज्यादा का टाइम लिया है और दिनों की तुलना में, और 1 घंटे 36 मिनट को हम कह सकते हैं आज फ्लाइट टोटल 96 मिनट ज्यादा लेगी। भाई सोच कर देखो, 1 से 1 घंटे ज्यादा ले रही थी, बल्कि आज एक ने जितना टाइम लिया है उससे भी 36 मिनट ज्यादा लिए हैं, तो 1 घंटे 36 मिनट का टोटल डिफरेंस आ गया। अब आप बताओ, दूरी सेम है तो स्पीड अगर कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम 5 से 6 होगा। तो और दिन उसको 5 लगते थे तो आज 6 लगे, आज एक टाइम बढ़ा और एक का मान हमें पता है 96 मिनट। अगर एक का मान 96 मिनट है तो एक्चुअल में उसे कितना टाइम लगता था वो निकालते हैं, तो 5 × 96 यहाँ से आ जाएगा। ये किस में आएगा डेटा, मिनट में, तो मुझे आवर में बदलना है, तो इसको मैं 60 से भाग दे देता हूँ। 5 से आता है 12 और 12 से ये आता है 8। इसका मतलब फ्लाइट बी को एक्चुअल में टाइम लगता है जब नॉर्मल स्पीड से जाती है तो 8 घंटे का। और क्वेश्चन में दिया हुआ है आमतौर पर ए को 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1 घंटे ज्यादा लगता है, तो आप बताओ बी जब एक्चुअल स्पीड से चलती थी तो उसे 5 टाइम बोले तो 8 घंटे लगते थे। अगर बी को 8 घंटे लगते थे तो ए को आमतौर पर जो टाइम लगता होगा वो 9 घंटे का लगता होगा। आपसे पूछा है कि ए की चाल बताइए, ए को चलना होता है 7200 किलोमीटर कितनी देर में, 9 घंटे में, तो ए की जो चाल आएगी
वो आएगी 800 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, रेशो से ही सॉल्व हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 800 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इक्वेशन का डेटा कम है, तो आप चाहो तो बेटा ऐसा कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ax by और bx ay में से एक बार x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी और x प्लस वाई में इक्वेशन बन जाएगी। उससे भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, बस उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि हमें पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। बजाय इसके मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली ऐसा किया, x को मैंने या a को मैंने 0 पुट कर दिया, a को हम 0 पुट कर देते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, पुट a इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ भाई a को अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास में आएगा by बराबर 1। अब वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है, तो मैंने यहां से भी मान लिया कि इस केस में मान लेते हैं b का मान 1 रहा होगा तो y का मान भी 1 रहा होगा। ध्यान दें, जरूरी नहीं है a को 0 पुट करना है, आप b को भी 0 पुट कर सकते हैं। अब इस पूरे डेटा को मैंने इस वाले में पुट किया। आप बताइए b का मान कितना आया है, 1। हमारे हिसाब से b का मान 1 आया है, इनटू x तो है ही, साथ में प्लस a का मान हमने क्या लिख दिया है, a का मान हमने 0 लिख दिया है, तो यहाँ पर a का मान 0 आ गया है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 2ab अपॉन में ये, तो a का मान आपको पता है 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में मेरे x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया, x का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, प्लस y का मान हमारे हिसाब से 1 है तो 1 का स्क्वायर, इंटू a स्क्वायर, a का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, प्लस b का मान हमारे हिसाब से कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से आता है 1 इंटू 1, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर ऐड कर दिया, तो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन ए। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो इक्वेशन से लेंदी हो रहा था, अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। कहता है एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है, और 83 सही 1/3% अगर आप फ्रैक्शन देखें तो ये होता है 5/6। 5/6 किसके बराबर होता है, 83 सही 1/3% के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास में यहां से आ जाता है 83 सही 1/3%। आपके पास में कौन है भाई, गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स की संख्या है यहां पर। ठीक है, अच्छा अब अगर गर्ल्स की संख्या 5/6 है तो मैंने मान लिया कि टोटल जो बच्चे हैं वो रहे होंगे 600, तो इसमें से बॉयज जो आ जाएंगे वो आएंगे 100 और गर्ल्स जो आएंगी वो आएंगी 500। फ्रैक्शन से माना, किसी बच्चे के 5/6 नंबर आए मतलब कुल 6 थे उसमें से 5 आए, किसी क्लास में 5/6 लड़कियां हैं मतलब 5 हैं, टोटल कितने में से, 6 में से, माना 6 बराबर 600 तो 5 बराबर 500, 1 बराबर 100। क्या कह रहा है, 60% लड़के और 80% लड़कियां प्रेजेंट हैं, तो बताओ उस क्लास में कितने % बच्चे अनुपस्थित हैं। 60% लड़के तो हैं, तो 40% लड़के नहीं हैं मतलब एब्सेंट हैं, और 100 का 40% 40 होता है। 80% लड़कियां प्रेजेंट हैं, इसका मतलब 20% लड़कियां एब्सेंट हैं, और 500 का 20% होता है 100। इसका मतलब आज इस क्लास में टोटल बच्चे कितने एब्सेंट हैं, 140। कितने में से, टोटल बच्चे 600 में से। प्रतिशत कितने में से निकलेगा, 100 में से, तो इंटू 100 आ गया। दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 2 से ये 3 और 2 से ये 70। 70 में 3 का भाग देंगे, 23 इंटू 3 69, 1/3% बच्चे क्लास में एब्सेंट हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी रहेगा। नंबर 65 पर आते हैं। ये कहता है एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और बिंदु X से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 20 सेकंड के बाद X से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि बिंदु X भूमि पर है तो हवाई जहाज की गति बतानी है किलोमीटर पर आवर में। एक सीधा सा क्वेश्चन हो गया। मैं मान लेता हूं एक पॉइंट ये X है, यहां इस X पॉइंट से
ये जहाज 1.8 किलोमीटर की दूरी पर यहां उड़ रहा है, ठीक है। तो 1.8 किलोमीटर की दूरी पर, और वो कह रहा है इस एंगल की पहले जो वैल्यू है वो 60 है। फिर वो कहता है 20 सेकंड के बाद में ये एंगल जो है 30 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं इतनी देर में ये जहाज यहां पर आ गया और ये 20 सेकंड में इसने दूरी तय कर ली और ये यहां पर आ जाता है। अब ये दूरी तो 1.8 ही रहेगी और ये दूरी तय की गई है 20 सेकंड में, यहां से यहां तक की। अब यहां से यहां तक का अगर हम एंगल देखते हैं तो ये एंगल हमारे लिए हो जाता है 30 का। भाई आप बताइए, यहां के लिए एंगल अगर 60 था तो tan थीटा के अकॉर्डिंग इसका मान √3 था, तो ये 1 था। अब यहाँ के लिए एंगल जो है वो 30 डिग्री का हो गया है, तो ये क्या रहेगा, लंब 1, और ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा √3। लेकिन ये तो ऑलरेडी कितना है, √3 है। अगर यहाँ 1 आ रहा है तो मुझे √3 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ √3 आ रहा था तो √3 का यहाँ गुना किया है तो √3 का यहाँ गुना करूंगा तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 3। तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 3। tan 30 के मान के अकॉर्डिंग ही किया है। अब आप बताओ, यहां से यहां तक की दूरी 3 है, इसमें से ये दूरी 1 है, तो ये वाली दूरी कितनी हुई, 2 हुई। ये दूरी 2 जो है 20 सेकंड में तय हुई है। अब मुझे पता है ये 1.8 किलोमीटर की दूरी है, जो बराबर किसके है, √3 के। तो आप बताइए, क्वेश्चन में आपको √3 का मान 1.8 किलोमीटर दे रखा है, और 1.8 किलोमीटर को मैं लिख देता हूं 1.8 मीटर, सॉरी 1800 मीटर। मुझे 2 का मान निकालना है, तो 2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1800 में √3 का भाग देंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दूरी आ गई है भाई। अब ये दूरी चली है किसने, प्लेन ने, कितनी देर में, 20 सेकंड में। अगर मैं इसमें 20 का भाग दे दूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है। भाई दूरी कितनी चली, कितने सेकंड में चली, 20 का भाग दे दिया, तो ये है मीटर में और ये है सेकंड में, तो ये चाल आ गई है मीटर पर सेकंड में। लेकिन मुझे मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो हम 18/5 का और गुना कर देंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। चेक करते हैं क्या आएगा, 20 × 5 100, तो 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। अब देखो √3 को हटाना है, तो √3 को हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे √3 का गुना कर दिया। अब आपको पता है ये √3 और √3 3 हो जाएगा, तो इस 3 से मेरा ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। अब यहाँ देखो 18 × 2 36, 36 × 6 216, तो यहाँ आ जाएगा 216 और साथ में √3, और पूरा डेटा कैंसिल हो गया है। 18 × 2 36 × 6 216 √3, और ये डेटा किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। नंबर 66, कोसेक थीटा की वैल्यू मेरे को दे रखी है, और कोसेक क्या होता है, साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। इसका मतलब कर्ण का मान है b, तो लंब का मान है a, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं इसका मान निकालूं तो ये b दे रखा है, a दे रखा है, तो इसको हम कह सकते हैं b² - a²। अरे लिखा जा सकता है, ठीक है, b² - a²। अब आपको पता है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा मेरा आंसर। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। √3 cot थीटा, कॉट क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब देखो यहाँ sin थीटा लगेगा और वो इधर चला जाएगा, तो cos थीटा साथ में आ जाएगा sin थीटा, और पूरे के नीचे आ जाएगा sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर भाग में इसको मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा, और वो जो अपॉन में cos थीटा है एलसीएम लेंगे तो वो इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा √3 cos थीटा, और अपॉन में अपने पास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा, साइन अपॉन cos ही था, तो ये हो जाएगा। आप देखिए sin थीटा प्लस √3 cos थीटा, sin थीटा प्लस √3 cos थीटा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा ऊपर पहुंचेगा, तो cos थीटा साथ में अपॉन में है sin थीटा, और cos अपॉन साइन क्या हो जाता है, आप कहेंगे cos अपॉन साइन हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि sin अपॉन cos tan हो गया, तो ये cot थीटा हो गया। भाई cot क्या होता है, आप कहेंगे cot होता है tan का उल्टा, और tan क्या होता है, लंब बटे आधार,
तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। आधार बटे लंब तो बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, ये हो गया। आधार क्या है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके लंब का मान क्या है, ए, तो यहाँ आ जाएगा ए। तो ऑप्शन रहेगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए, तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट 67, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है दो समकोण के 3/5 गुने के बराबर है। दो समकोण के 3/5 गुने के बराबर है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है बेटा, n-2 गुना 180 बटे n, ये होता है समबाहुभुज के पॉलीगन के हर एक इंटरनल एंगल का मान, बराबर होगा ये दो समकोण, एक समकोण 90 का, तो दो समकोण कितने के हो गए, 180 के 3/5 के बराबर है, तो 3/5 के बराबर कर दिया। 180 से 180 कट जाएगा भाई, ये इधर आएगा तो ये 3n होगा, और ये इधर जाएगा तो इधर 5n होगा, तो इधर 2n बच जाएगा, और ये 5 × 2 10, माइनस का 10 उधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ से n का मान जो है वो 5 आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉलीगन में जो साइड हैं वो 5 रही होंगी, तो ऑप्शन बी रहेगा। एक बेईमान दुकानदार अपने मान का मूल्य 50% बढ़ाता है। मान का मूल्य मतलब कोई वैल्यू है, उस चीज है उसके पास में, उसको 50% बढ़ा देता है। माना उसके पास में कोई चीज 100 रुपए की है और उसको उसने 150 लिख दिया है। ठीक है। अब कहता है अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है। भाई इस पर उसने 20% की छूट दे दी और 150 का 20% 30 रुपए कम कर दिए। इसका मतलब दुकानदार उसे बेच रहा है कितने में, 120 में। अब कहता है इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम के लिए 1 किलो लिखा होता है। तो 1 किलो सामान जो 100 रुपए का था उसकी जगह वो 900 ग्राम सामान दे रहा है। इसका मतलब सिर्फ 90 रुपए का सामान दे रहा है। 90 रुपए का सामान वो 120 में दे रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने का लाभ हुआ। 90 का सामान 120 में दिया, इसका मतलब उसको लाभ हुआ 30 का। लाभ और हानि होते हैं एक्चुअल कॉस्ट पर। 30/90 मतलब 1/3, और 1/3 होता है 33.33। अब उसने कहा है निकटतम पूर्णांक में दो, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर है 33%, तो आंसर डी ऑप्शन रहेगा। n संख्याओं का औसत 45 है। अब n है, इसका मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप। अच्छा, वो कहता है 60% संख्याओं में से प्रत्येक में से 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। माना n टोटल 100 संख्या है, तो 60% मतलब 60 और बची कितनी, 40। अब इस हर एक संख्या में 5 जोड़ रहे हो, तो एक में 5 जोड़ा तो 60 में 5 के हिसाब से 300 तो आपके पास में एक्स्ट्रा हो गया। बचे हुए में से हर एक में से 10 घटाया, तो 40 में से 10 घटाओगे तो टोटल आपके 400 कम हो गए। अब 300 जोड़े 400 कम हो गए, तो ओवरऑल आपके 100 कम होंगे। अब जो एक्स्ट्रा बचता है वो सब में बराबर बटता है, और जो कम पड़ेगा वो भी सबसे बराबर आएगा। कितनी संख्याएं टोटल, 100। 100 को 100 में बराबर बांटो तो हर एक से 1 कम हो जाएगा। इसका मतलब औसत 1 से कम होगा। औसत पहले कितना था भाई, 45। 1 से कम होगा तो नया औसत कितना हो जाएगा, 44। तो आपसे पूछा है इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या रहेगा, ऑप्शन डी 44। ये कह रहा है एक बेलनाकार फील्ड रोलर का व्यास 1 मीटर है। तो व्यास अगर 1 मीटर है तो यहां से त्रिज्या आ जाती है 1/2 मीटर, और लंबाई है 1 सही 1/4, तो इसकी जो लंबाई है वो आ जाती है 5/4 मीटर। आगे कह रहा है रोलर यदि एक नियमित गति से प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है तो उसकी गति से 1 घंटे में यह अधिकतम कितने क्षेत्र को समतल करेगा। भाई एक रोलर एक बार में अपनी परिधि के बराबर और चौड़ाई के बराबर जाएगा। एक रोलर एक बार में अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ही तो तय करेगा, तो एक बार में जाएगा 2πRh। ठीक है, और ऐसे 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 14, तो इंटू 14 कर दिया। ये 1 मिनट में कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा वो आ गया।
आपसे पूछा है उसकी गति उस गति से 1 घंटे में कितना तय करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया 60 का। रिपीट कर रहा हूं, 1 चक्कर में कितने क्षेत्रफल को तय करेगा। ऐसे 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है तो 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय किया, 1 घंटे में कितना तय किया, इंटू 60 कर दिया। 2 तो 2 ही रहेगा। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 1/2। अब हमें मीटर में ही चाहिए तो 1/2 ही लिख लिया मैंने। और यहाँ h का मान भी मीटर में है तो 5/4 आ गया आपके पास में, और साथ में आ गया है 14 और इंटू 60। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2, तो 2 से ये 11 आ गया, और 2 से ये 7 आ गया, और 7 से ये 7 चला गया। अब आपके पास में आता है 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 11 33, 33 के साथ में 0 और 1 0। 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 11 330 और साथ में 0। 3300 वर्ग मीटर की जगह को समतल करेगा। ऐसा ऑप्शन सी है। नंबर 71, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा के विपरीत, तो इस नाव को इस निश्चित दूरी को धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम में जाने में लगे समय की अपेक्षा धारा की दिशा में जाने में आधा समय लगता है, और धारा की दिशा मतलब डाउनस्ट्रीम। ये धारा के विपरीत है और ये धारा के साथ साथ है। और विपरीत में जब जाती है तो टाइम जो लगता है उसका आधा टाइम लगता है। तो यहां मैं टाइम का रेशियो लिख रहा हूं, समय का अनुपात लिख रहा हूं। यहां अगर 2 टाइम लगा होगा तो यहां इसे 1 टाइम लगा होगा। अब आप बताओ, दूरी अगर समान है तो समय ज्यादा लगा, इसका मतलब चाल कम रही होगी, समय कम लगा मतलब चाल ज्यादा रही होगी। तो टाइम का उल्टा कर देंगे तो यहां पर स्पीड का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:2। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। शांत जल में नाव और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। भाई, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को जोड़ दूंगा। तो बोट मतलब नाव की जो चाल आएगी वो आएगी 1 + 2/2, और पानी की जो चाल आएगी, स्पीड ऑफ स्टीम आएगी, वो आएगी डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, तो 2 - 1/2 ऐसे ही निकालते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 3/2 और यहां पर आ जाएगा 1/2, और इसका अनुपात लेना था तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अनुपात रहेगा 3:1। तो यहां पर हम कह देंगे 3:1। नेक्स्ट पर आते हैं। 3 व्यक्ति एक काम को 1200 रुपए में पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अच्छा, पहला आदमी उसे 8 दिन में कर देता है, दूसरा आदमी जो है इसे 12 दिन में कर देता है, दूसरा आदमी 12 दिन में, और तीसरा व्यक्ति इसे 16 दिन में कर देता है, वे सब मिलकर एक चौथे आदमी की हेल्प लेते हैं। इन तीनों ने, ए ने, बी ने, सी ने हेल्प ली है चौथे आदमी डी की, और इन्होंने इस काम को कंप्लीट कर दिया है 3 दिन में। पहले हम देखते हैं ऐसा कौन सा काम है जो ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन सब का मल्टीपल यहां मैं 48 ले लेता हूं, आ जाएगा। 8 से ये 6, 12 से ये 4, 16 से ये 3, और 3 से यहां आ जाता है 16। आपसे पूछ रहा है उस चौथे आदमी को कितना पैसा मिलेगा। वो डिपेंड करेगा उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है। अब आप मुझे बताइए, इन चारों का काम कितना है 16, उसमें से ए का कितना है 6, बी का कितना है 4, और सी का कितना है 3। 6 और 4 10 और 3 13, तो डी का भी कितना बचा 3। कैसे? अगर मैं चारों के काम 16 में से इन तीनों का काम माइनस कर दूंगा 13, तो डी का काम बच जाएगा मेरे पास में 3। अब आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में टोटल 1200 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये जो 1200 रुपए बटेंगे वो सबकी एफिशिएंसी के हिसाब से बटेंगे क्योंकि सबने काम किया है। तो 1200 रुपए बराबर हैं 16 के, तो 16 का भाग दे दिया, और हमें मान निकालना है डी का, उस चौथे व्यक्ति का। तो इसका मान निकालना है तो 3 का, तो गुना कर देंगे 3 का। 16 × 7 112, 8 16 × 5 80, 75 × 3 3 5 15, 3 7 21 और 1 22। तो आंसर आ जाएगा 225 रुपए। उस चौथे आदमी को 225 रुपए मिलेंगे।
अच्छा, बड़े वृत्त की दो जीवा ए बी और ए सी छोटे वृत्त को जिसका केंद्र समान है एक्स और वाई पर स्पर्श करती हैं, तो एक्स और वाई का मान क्या रहेगा? डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है अपने पास में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एक बड़ा वृत्त है और इसके अंदर एक छोटा वृत्त है और इन दोनों का सेंटर जो है, केंद्र जो है वो समान है। ठीक है, तो इसका सेंटर मैंने यहां ले लिया, दोनों का सेंटर। अब ये कह रहा है इन दोनों वृत्तों की जो जीवा है ए बी और ए सी छोटे वृत्त को एक्स और वाई पर स्पर्श करती है। तो मैंने मान लिया ये इस तरीके से इसकी जीवा जा रही है और ये इस तरीके से इसकी एक जीवा और जा रही है, और ए बी और ए सी हैं तो ये इस तरीके से यहां पर आकर मिल जाएंगी। ये ए पॉइंट है, ये बी हो गया और ये सी हो गया आपके पास में, और एक्स और वाई पर मिलती है तो ये एक्स और वाई पर मिल गई है। ठीक है, अब ये अपने पास में इस तरीके की कंडीशन हो गई, यहां पर मिल गई है। अच्छा, ये दूरी अपने को यहां से यहां तक की हो गई। अब आपसे पूछ रहा है इनका केंद्र समान है, एक्स और वाई पर स्पर्श करती है, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा? भाई एक बात बताइए, ये यहां से यहां तक अगर ये मिली हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हम ऐसा कह सकते हैं ये इसके मिड पॉइंट पर मिली होंगी, मध्य बिंदु पर मिली होंगी? अगर ये दोनों इसके मध्य बिंदु पर मिली हैं तो इसकी जो भी लंबाई होगी उसका ये आधा ही होगा एक्स वाई की जो दूरी होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्स वाई की जो दूरी होगी वो बराबर होगी हाफ ऑफ बी सी के, सामने वाली भुजा के। तो एक्स वाई का मान ये होगा। अब इसमें कोई डेटा तो दिया नहीं है, तो बी सी हाफ ऑफ बी सी, ऑप्शन सीधा ही दे रखा है, हाफ ऑफ बी सी के बराबर होंगी। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल है जिसमें 64% पानी है और बर्तन में 4 लीटर घोल निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा क्या थी? भाई एक बात बताओ, पानी सॉल्यूशन अगर निकाल लोगे तो पानी अगर पहले 64% था तो अभी भी पानी 64% ही होगा। आपने 4 लीटर मिक्सचर निकाला और 4 लीटर ही पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड कर रहे हो इसका मतलब 100% वाटर ऐड कर रहे हो। अब यहाँ वाटर लिखा है, यहाँ वाटर लिखा है, तो मैं बीच में भी वाटर ही लिखूंगा। तो अब नए वाले मिक्सचर में 30% एसिड है तो वाटर कितना होगा? 70%। तो यहाँ अगर आता है तो 30 आता है और यहाँ आता है 6। अनुपात अगर बनाते हैं तो यहाँ आता है 5:1। ये 5 कब बचा था? जब आपने इधर से 4 लीटर डाला था तो 4 लीटर निकाला था, मतलब स्टार्टिंग में मिक्सचर कितने का था? 6 का। 6 में से अब 5 बचा है, 1 आपने निकाल लिया। 1 कितना निकाला? 4। तो 1 का मान 4 है तो 5 का मान कितना हो गया भाई? 20। स्टार्टिंग में कंटेनर कितने का था? 20 और 4 24 का। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी? घोल में पानी की मात्रा कितनी थी? 40%। तो हम इस 24 का 40% नहीं 64%, 24 का 64% निकाल लेंगे। 24 इंटू 4 96, बचता है अपने पास में 6। 24 इंटू 6 24 इंटू 4 96, 6 9 बचता है। 24 इंटू 6 144, 144 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 153 और 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 15.36 लीटर। तो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, और आज के पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन जो कि डीआई बेस्ड है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ये एक डेटा दे रखा है जू का, जो 2001, 2003, 2005 में जू 1A और जू 2B का डेटा हमें दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? 2001 और 2005 में ए में जानवरों की संख्या तो यहाँ थी 240 और 2001 के साथ हमें लेना है डेटा 2005 का और यहाँ थी 320। तो 240 और 320 ये कितना हो गया भाई? 560। इसका अनुपात बनाना है 2003 और 2007 में चिड़ियाघर बी में, तो बी ये वाला है और 2003 का डेटा चाहिए और 2007 का डेटा चाहिए। तो 160 और 320 ये हो जाता है आपके पास में 480। तो यहाँ आ जाता है 480 और इसका अनुपात चाहिए तो यहाँ आ जाता है 8 7 56, 8 इंटू 6 48, तो 7:6 रहेगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास में डी दिया हुआ है।
तो इस तरीके से आपको इस पेपर के सॉल्यूशन करने थे। ठीक है, तब तक आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान भी रखिए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके संडे वाला पेपर नंबर 39। और बिलीव मी, बहुत ही इजी पेपर है आज का, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम। यहाँ देखिए, ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी, बुढ़ापा, और इनफर्मिटी का मतलब है दुर्बलता। ठीक है, और ये दोनों ही चीजों ने स्टार्ट कर दिया है उस पर हावी होना। ठीक है, यहाँ जो गलती है बच्चों, टेंस से रिलेटेड गलती है, क्योंकि हेड जो है, हेड हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और हमारी ये जो वर्ब है वो है बिगिन, बिगेन एंड बिगन। ओके, तो हैड के बाद में यहाँ देखो कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट क्या होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिगन आना चाहिए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें एरर किस पार्ट में है बच्चों, बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आई विश आई हैव लर्न्ड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, इसमें देखें क्या एरर है, आई विश आई हैव लर्न्ड स्विमिंग। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस का हिस्सा है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम 4 कंडीशंस पढ़ते हैं, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन। ठीक है, तो वो एक डिटेल्ड पार्ट है, उसको आप देख लेना। लेकिन जब आपका सेंटेंस आई विश से स्टार्ट होता है तो उसके बाद में जो टेंस आता है वो आता है पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल। और आई विश का मतलब बच्चों यहाँ पर है काश। ठीक है, काश ऐसा हो जाता। जैसे, अच्छा ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर एक्शन वर्ब है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टेट है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पोजेशन है आपके सेंटेंस में तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मान लीजिए आप कहते हैं आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है, या आपने कहा आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसे होते। तो ये जो वर है ये बी की सेकेंड फॉर्म है, ये जो हैड है ये हैव की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म लिख रहे हैं। अब अगर एक्शन वर्ब भी है तो वो भी किस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, इसमें इसको हटाना होगा। आई लर्नड, लर्नड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर लर्नड हैज हैव हेड के साथ आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ड्यू टू दिस लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब बच्चों क्या है, सुस्ती और आलस, सुस्ती, आलस। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, दैट द प्लान फेल। फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ओवरऑल अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा शब्द रखना है जो इस फेल के साथ जुड़ के सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही सही मीनिंग दे। इसका मतलब मुझे एक फ्रेजल वर्ब चाहिए, और फ्रेजल वर्ब भी किस वर्ड के साथ बनती हुई, फॉल के साथ। क्यों, क्योंकि ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नीड हम फ्रेजल वर्ब में वर्ब को चेंज कर सकते हैं। पास्ट है तो पास्ट फॉर्म लगा दो, फ्यूचर है तो फ्यूचर की फॉर्म लगा दो। तो मुझे ही देखना है इनका अर्थ क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉल ऑफ की, फॉल ऑफ की, तो फॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है बच्चों, फॉल ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज में कोई गिरावट हो जाती है। फॉल ऑफ का मतलब बेसिकली होता है रिड्यूस होना, गिरावट। ठीक है, गिरावट। अब बच्चों वो गिरावट किस किस चीज में हो सकती है, किसी कंपनी का प्रॉफिट गिर सकता है, उसमें एक फॉल ऑफ आ सकता है, किसी का इंटरेस्ट गिर सकता है, किसी चीज की क्वालिटी कम हो सकती है, उसमें गिरावट आ सकती है। तो फॉल ऑफ का मतलब हो गया गिरावट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फॉल आउट।
अगर मैं फ्रेजल वर्ब की बात करूं फॉल आउट की, तो फॉल आउट के दो मीनिंग होते हैं बच्चों। एक तो अगर हमारे बाल टूट जाएं या हमारे दांत टूट जाते हैं, उस चीज को भी आप फॉल आउट कहते हैं। एक और मीनिंग होता है इसका, जिसका मतलब होता है आर्ग्यू करना। ठीक है, आर्ग्यू मतलब लड़ाई झगड़ा या विवाद करना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो है फेल, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है बच्चों, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल। फेल मतलब असफल हो जाना। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब होता है, यही लिख देती हूँ, फॉल अवे का मतलब होता है स्टूडेंट्स टूट कर जमीन पर गिर जाना, जमीन पर गिरना। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि हमने ऊपर भी देखा था कि दांत या बाल जो है वो टूट गए हैं, लेकिन उन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि ये जो है टूटा तो है, ब्रोकन तो हुआ है, लेकिन वो जमीन पर गिर गया है। हमने दांत के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे और बालों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ सेंस क्या दे रहा है, टूट जाना। ठीक है, अलग हो जाना। फॉल अवे का मतलब क्या है, यहाँ पर टूटकर जमीन पे गिर जाना। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे हमारी सीलिंग होती है, सीलिंग पे जब पपड़ी बन जाती है, वो पपड़ी जो है सीलन की वजह से टूटकर गिरने लगती है जमीन पर, उस केस में किसका यूज करेंगे, फॉल अवे का। तो चलो इसको डिटेल में नहीं देखेंगे अभी। यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो सेंस कौन सा जा रहा है, थ्रू, फॉल थ्रू का। फॉल थ्रू मतलब फेल टू हैपन, कोई काम होने वाला था नहीं हो पाया, मतलब असफल हो गए। तो इट इज ड्यू टू दिस लेथार्जी, सुस्ती की वजह से जो प्लान है हमारा वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इनमें से एक वर्ड वहां लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली, वर्ड आपका जो आंसर होगा वो होगा एज वेल एज ऑफ अ नेशन। बच्चों एज वेल एज जो है वो बात करता है एडिशन की, कुछ ना कुछ ऐड करता है, एडिशन। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि एज वेल एज के इधर और एज वेल एज के इधर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा, अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आपको पता होगा कंजंक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये कोऑर्डिनेटिंग है, अगर इधर एडवर्ब है तो इधर भी एडवर्ब आएगा। अगर इधर कोई फ्रेज है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, तो इधर भी क्या होगा, फ्रेज। ओके, चलो इसको रख के देखते हैं। अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली एज वेल एज ऑफ अ नेशन। देखो फैमिली से पहले क्या आ रहा था, ऑफ अ फैम, एक मिनट इसको ऐसे देखें, ऑफ अ फैमिली। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ गया, ऑफ अ नेशन, और बीच में क्या आ गया है, एज वेल एज। ठीक है, तो एक बच्चा जो है परिवार के साथ साथ पूरे देश का क्या है, भविष्य है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट में देखना है कि कोई इंप्रूवमेंट है क्या। अगर लगता है कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। शी इज इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश। देखो वो अंग्रेजी में अपने उच्चारण को ठीक कर रही है, इंप्रूव कर रही है, उसमें कुछ सुधार कर रही है। किस चीज को दिमाग में रख के, कि उसको एक न्यूज रीडर बनना है। तो यहाँ पर जो एक फ्रेज है वो है विद अ व्यू टू डूइंग समथिंग होता है स्टूडेंट्स, विद अ व्यू टू डूइंग समथिंग। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, तो ये बिकम कैसे सही हो जाएगा। तो टू के बाद देखो कहीं बिकमिंग है क्या, ये रहा आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इट शुड बी करेक्ट लाइक दिस कि शी इज इंप्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश विद अ व्यू टू बिकमिंग अ न्यूज रीडर। एक न्यूज रीडर बनने के नजरिए से, ऐसी सोच रख के वो इंग्लिश में अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर रही है। ठीक है, बिकमिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे फॉर हर। अब इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और एक्सेप्टेंस रखें थोड़ी सी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। वेदर के साथ में किसका कॉम्बिनेशन होता है, जनरली और का होता है, बट इट इज नॉट ऑल द टाइम कंपल्सरी कि वो और आएगा ही आएगा। तो वेदर टुमारो इज अ हॉलीडे टू हर, वेदर टुमारो विल बी अ हॉलीडे, यहाँ इज है, यहाँ विल बी है, और वेदर टुमारो इज अ हॉलीडे फॉर हर। अब हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं तो देखो टू हर तो हट गया,
यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन यूज नहीं आए हुआ, यहाँ फॉर हर होना चाहिए था, इसको हटा दो। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक में फ्यूचर टेंस यूज हुआ है और एक में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है, ठीक है। तो जब आप इधर उधर देखते हो, सॉल्यूशंस को जानने की कोशिश करते हो, भरमार है, आपको पता है इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, तो थोड़ा बचना है आपको गलत इन्फॉर्मेशन से। बहुत बार आपको ये दिखेगा लिखा हुआ भी और लोग आपको बताएंगे भी कि वेदर और इफ के साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आता, बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेदर और इफ दोनों के साथ फ्यूचर टेंस बड़ी आराम से आ सकता है, ठीक है। अब पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, क्योंकि दोनों सही है, ये विल भी हो सकता है और इज भी हो सकता है, बट फिर भी अब ये क्वेश्चन एग्जाम में मान लो आ ही गया तो फिर कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ तो लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखो हम क्या देखते हैं, दोनों सही है वैसे तो, अगर आप आम बोलचाल की भाषा की बात करते हो तो दोनों सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलते हो ना टुमारो विल बी माई बर्थडे, टुमारो विल बी अ मीटिंग, टुमारो इज अ मीटिंग, हो सकता है। बट एक चीज देखो, जब आप विल का यूज करते हो ना, विल बी, और जब आप ऐसे देखो, जब आप प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो और फ्यूचर टेंस का यूज करते हो, ठीक है। फ्यूचर टेंस का यूज किसके लिए, प्रेजेंट को ही बताने के लिए। तो जब आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो तो सर्टेनिटी ज्यादा होती है, सर्टेन होती है वो चीज, और यहाँ पर ये चीज कैसी होती है, लेस डेफिनेट होती है, लेस डेफिनेट होती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे पूरा एम्फेसिस देखो इस पर है, फॉर हर। ऐसा क्यों बोलेंगे, मान लो मैं आपसे बात करूं कि मुझे तो पता नहीं कल छुट्टी है भी कि नहीं है, मैं ये क्यों बोलूंगी कि मेरे लिए, अभी तो यही कंफर्म नहीं है ना कि कल छुट्टी है कि नहीं। आपने कहा कि भाई कल छुट्टी है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, आप मेरे लिए थोड़ी बोलोगे। लेकिन मैं ऐसा तब बोल सकती हूँ कि जब मुझे कहीं से ये पता लगा कि कल छुट्टी तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे लिए है कि नहीं है। मतलब ये तो कंफर्म है ना कि छुट्टी है, तो आपको कंफर्मिटी बताने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, इज का। देखो मैंने बताया ना ये सर्टेन है, प्रेजेंट टेंस यूज जब करते हो आप फ्यूचरिटी बताने के लिए तो वहां बात पुख्ता होती है, ठीक है। उस हिसाब से आपने क्या कर लिया, वेदर टुमारो इज अ हॉलीडे फॉर हर, उसकी छुट्टी है कि नहीं ये उसे पता नहीं, छुट्टी तो है, ये तो बात कैसी है, पक्की है, ठीक है। आज मान लो मैं कहूँ आपसे 15 तारीख को, और मैं आपसे बात कर रही हूँ अगले महीने की, लेकिन मेरा कहीं जाना फिक्स्ड है, मान लीजिए 200% फिक्स है, तो मैं आज ही आपको अगले महीने की बात प्रेजेंट टेंस में कह सकती हूँ कि नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू कैलकाटा, नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि मेरा जाना 200% फिक्स्ड है, ठीक है। तो सर्टेनिटी ज्यादा है, इसलिए मैंने फ्यूचरिटी को बताने के लिए किसका यूज कर दिया अपने वाक्य में, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्सरी का मतलब देखो होता है, कर्सरी मीन्स वेरी क्विक, ठीक है, सतही, सतही, ठीक है, नॉट सतही, ठीक है, सतही, नॉट सीरियस, नॉट सीरियस। और क्या लिख सकते हो इसके लिए, खोखला, ठीक है, खोखला। ओके, मान लीजिए आपने कहा कि मैंने अपने बॉस को एक रिपोर्ट दिखाई और उसने मेरी रिपोर्ट पे एक कर्सरी ग्लैंस डाला सिर्फ, मतलब आपके बॉस ने आपकी रिपोर्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा, बस एक निगाह डाल दी, नजर डाल दी, मतलब क्या करा, सतही देख लिया, सीरियसनेस से नहीं देखा, खोखला, ठीक है, बहुत ढंग से अंदर जाके नहीं देखा कि व्हाट द रिपोर्ट इज ऑल अबाउट, ऊपर ऊपर से देख लिया, ठीक है। कर्सरी, वर्ड इज कर्सरी। तो देखो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का मतलब बच्चों होता है लाउड वॉइस, चीख, चीख, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब आपको पता ही है, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। सुपरफिशियल का मतलब भी क्या होता है, नॉट सीरियस, ऊपर ऊपर से, नॉट सीरियस, ऊपर ऊपर से, ठीक है। एंड एंग्री मतलब क्रोधित, तो सुपरफिशियल आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, सिनोनिम, तो कर्सरी का सिनोनिम हो जाएगा सुपरफिशियल। ओके, कर्सरी का सिनोनिम है सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल के लिए हमारे पास एक सिनोनिम है, आप इसको लिख सकते हो फ्रिवलस, फ्रिवलस, ठीक है, FRIVOLOUS, फ्रिवलस मतलब ऊपर ऊपर से, नॉट वेरी डीप। आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब बच्चों होता है
पछतावा, पेनिटेंस का अर्थ होता है पछतावा। ओके, इसके लिए देखो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। वर्ड्स हैं कंपंक्शन, ठीक है, रिग्रेट, रिमोर्स, ओके, रिपेंटेंस, तो देखो जरा इसमें से कोई वर्ड दिख रहा है क्या आपको? आपके ऑप्शन में कोई वर्ड दिख रहा है? रिपेंटेंस हो गया, ठीक है। आप एक वर्ड और लिख सकते हो, कॉन्ट्रिशन, कॉन्ट्रिशन, CONTRITION, कॉन्ट्रिशन, कंपंक्शन, रिमोर्स, रिग्रेट, ठीक है, रिपेंटेंस। तो सीधे सीधे आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे? सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम तो देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा रिपेंटेंस, आंसर हो जाएगा इसका डी। ओके, अब रिट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला। ओके, रिट्रीब्यूशन मीन्स बदला। एंड एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता। और डिसलाइक पता है आपको? नफरत। ओके, आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, रिपेंटेंस। ओके, एंड्योरेंस के लिए हमारे पास देखो कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपके अंदर एंड्योरेंस है, सहनशीलता है, तो मतलब आपके अंदर क्या है? आपके अंदर है परसिवरेंस। ओके, आप कैसे हो? परसिस्टेंट हो, परसिस्टेंट। आपके अंदर क्या है? स्टेमिना है। ओके, तो कुछ वर्ड्स आप लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। वर्ड है परसिवरेंस, परसिवरेंस, परसिस्टेंट एंड वर्ड इज स्टेमिना। और आप कह सकते हो कि टॉलरेंस है आपके अंदर, पेशेंस है, ठीक है, टॉलरेंस एंड पेशेंस, ये सब रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे एंड्योरेंस के, टॉलरेंस एंड पेशेंस। फाइन, तो इसका सिनोनिम पूछा था, आंसर हो जाएगा रिपेंटेंस। देखो यहाँ पर है, साफ साफ इसका सिनोनिम है पछतावा, पछतावा के लिए वर्ड है रिपेंटेंस। इसके अलावा एडिशनल वर्ड्स भी आप अपनी वोकैब में ऐड करना। अब आपको बताना है बच्चों एंटोनिम, एंटोनिम बताना है नेबुलस का। अब नेबुलस का मतलब क्या होता है बच्चों? धुंधला, धुंधला या फिर नॉट क्लियर, नॉट क्लियर है, और या फिर शेपलेस, शेपलेस। कैसे याद कर सकते हो? नेबुला क्या होता है? एक क्लाउड होता है, अ क्लाउड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट, जिसमें गैसेस डस्ट सब कुछ होता है। तो वो एक धुंधला सा दिखता है, कोई आकार नहीं होता, तो वहीं से इसका मीनिंग निकला है नॉट क्लियर। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर मतलब नॉट सर्टेन, तो इसका ऑपोजिट देखो, ऑपोजिट पूछा, ऑपोजिट हो जाएगा इसका सर्टेन। ये सर्टेन है, ये सर्टेन नहीं है। कॉन्क्रीट का मतलब तो बच्चों सॉलिड होता है, जो सीमेंट वगैरह किसी चीज से बना होता है। प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस, ठीक है। एंड कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट, विशेष या अलग। कॉन्स्पिक्यूअस का यूज आप कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि नहीं, मैं इस तरह के इतने हैवी कपड़े पहनकर पार्टी में कुछ अलग नहीं दिखना चाहता, तो आप यूज कर सकते हो I don't want to look conspicuous by wearing this dress. This is very heavy according to the party. तो conspicuous means अलग दिखना। किसी ने मान लो रेड कलर करा लिया बालों में, तो वो सब में क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है, मतलब विशिष्ट दिख रहा है। उस केस में वर्ड कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? conspicuous। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? certain। ओके, नेक्स्ट देखें। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक। जब कोई चीज आपके लिए कन्वीनियंट है मतलब स्मूथ चल रही है, कन्वीनियंट है आपके लिए, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, मींस द जर्नी इज वेरी स्मूथ, सुविधाजनक है, ठीक है। इनएडवाइजेबल का मतलब क्या होता है? नॉट सूटेबल, जो सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर लिख रहा है, कहीं एडवेंचर वगैरह होते हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि स्काइंग, स्काइंग एक एडवेंचर है, ठीक है। स्काइंग इज inadvisable for the people who have weak hearts। ऐसे लोगों के लिए जिनका दिल कमजोर है, उन लोगों के लिए स्काइंग क्या है? इनएडवाइजेबल है, मतलब हम एडवाइज नहीं करते कि आप स्काइंग करो, ठीक है, कहीं कोई मरमुरा जाए, इसलिए वो क्या कहते हैं? इनएडवाइजेबल है। ओके, ऑब्जेक्शनेबल मतलब
आपत्तिजनक, आपत्ति उठा सकते हैं। ओके, ट्रबलसम का मतलब बच्चे होता है, ट्रबलसम का मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, ट्रबलसम मीन्स प्रॉब्लमेटिक। अब प्रॉब्लमेटिक है तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। प्रॉब्लमेटिक है, वेक्सेशियस हो सकता है, ये इसके सिनोनिम्स हैं ट्रबलसम के, VEXATIOUS। ठीक है, वेक्सेशियस। ट्रबलसम का मतलब है पीड़ादायक, जो प्रॉब्लमेटिक हो। डिजायरेबल मतलब वांछनीय है, तो ऑब्जेक्शनेबल, इनएडवाइजेबल, ट्रबलसम, डिजायरेबल। देखो ये क्या है, कन्वीनियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन अगर वही चीज आपके लिए कैसी है, ट्रबलसम है, तो आपको उसमें दिक्कत आ रही है, वो स्मूथ नहीं है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रबलसम। ओके, नेक्स्ट इडियम देखना है आपको, टू मेनी आयरन्स इन द फायर। बच्चों मुहावरे और फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इनको याद करने का वैसे एक तरीका भी है। मान लो मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं कि इसका ओरिजिन किससे रिलेटेड है, इसका ओरिजिन रिलेटेड है बच्चों ब्लैक स्मिथ से। ठीक है, ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार। अब ये निकला कहाँ से इडियम, पहले के टाइम पर अगर हम बात करें तो लोहार अगर बहुत सारे पीसेस ऑफ आयरन को एक साथ आग में डाल देगा, अब आग में तो रखना पड़ता है ना, लोहे को जितनी आग दी जाती है वो उतना मजबूत, उतना अच्छा होता है जितना जलाया जाता है। तो अगर वो बहुत सारे पीसेस ऑफ आयरन एक साथ फायर में डाल देगा तो फायर जल्दी ठंडी हो जाएगी और सबको उतना अमाउंट नहीं मिल पाएगा फायर का जितना रिक्वायर्ड है, जितना जरूरी है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक साथ डाल भी दी, सारी पीसेस ऑफ आयरन डाल दी उस फायर में, आग ठंडी हो गई और उसका काम भी नहीं बना। तो इसी चीज को अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करके देखें, तो अगर मैंने एक साथ बहुत सारे काम ले लिए, मतलब मैंने अपनी फायर में बहुत सारा लोहा एक साथ डाल लिया, तो मैं किसी को भी प्रॉपर आंच नहीं दे पाई, मतलब मेरी कोई भी एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, अगर हो भी गई तो उतना परफेक्शन नहीं आ पाया। इट मींस एक साथ बहुत सारे काम ले लेना। ठीक है, तो देखो आंसर देखो आपका क्या हो जाएगा, टू बी इन्वॉल्व इन सेवरल एक्टिविटीज। अगर मैं एक वक्त पर बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं, मतलब मैं किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाऊंगी, जैसे लोहार किसी भी पीस ऑफ आयरन को प्रॉपर आग नहीं दे पाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। सेट द थेम्स ऑफ फायर, इसका मतलब होता है टू एनकरेज समवन, टू एनकरेज, टू मोटिवेट। इसको आप हिंदी से याद करके देखो। देखो थेम्स का मतलब क्या हो, थेम्स ऑफ फायर मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा स्पार्कल लाओ लाइफ में, थोड़ी एक्साइटमेंट लाओ, थोड़े लाइवली रहो, फ्रेशनेस लाओ। ये क्या सुस्ती सुस्ती ला रखी, आलस में रहते हो, बिल्कुल उदासीन हो, निरुत्साह हो जीवन के प्रति, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें आग भर रहे हो, उसमें फायर लगा रहे हो, उसमें चिंगारी डाल रहे हो ताकि वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाए। तो मतलब टू एनकरेज समबडी। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क है क्या, नो। टू अचीव समथिंग अमेजिंग, हाँ ये हो सकता है, टू अचीव समथिंग अमेजिंग। टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल फॉर योरसेल्फ, फ्यूचर ट्रबल की कोई बात नहीं हो रही है, आंसर ये नहीं होगा। एक व्यक्ति है क्या, हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, जो दुख में होते हैं उनको सिंपैथी देता है, ये सिंपैथी नहीं देता, ये तो उनमें फायर भरता है, मतलब एक्साइटमेंट, उनको रिजुविनेट करता है, उनको मोटिवेट करता है। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या है, टू अचीव समथिंग अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड। आपको वर्ड्स दे रखे हैं, फर्स्ट वर्ड इज एलियस। एलियस एक फॉल्स नेम होता है, एक फॉल्स नेम होता है जो क्रिमिनल्स अपने लिए यूज करते हैं, एक फॉल्स नेम जो एक क्रिमिनल अपने लिए यूज करता है वो एलियस है। प्लेकार्ड और पोस्टर देखो क्या है, कुछ ऐसा सा होता है ना, ऐसा बना रहता है, उस पर कुछ कुछ लिखा रहता है, उसको पकड़ते हैं यहाँ से, जैसे हमारी मांगे पूरी करो, पोस्टर टाइप। ठीक है, पोस्टर। नर्ड जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ता है किसी एक सब्जेक्ट को, पढ़ाकू भी आप इसको कह सकते हो। तो इसका आंसर तो बच्चों ये है, ठीक है, क्योंकि वो किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, उसको बहुत नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और चैंट मतलब क्या है, जाप, किसी चीज का जाप करना, आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट इज टू डू अवे विद अ रूल, डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब है पीछा छुड़ाना। ठीक है, डू अवे विद, पीछा छुड़ाना। यहां देखिए क्या क्या मीनिंग है इनका। कैप्साइज का मतलब बच्चे होता है किसी शिप का पलट जाना, किसी शिप का
पलट जाना, ठीक है। आर्बिट्रेटर और मीडिएटर कौन होता है स्टूडेंट्स? मध्यस्थ होता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी स्टडी होती है किसकी? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की स्टडी को कहते हैं। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है टू एंड अ लॉ और अ कस्टम ऑफिशियली, ठीक है। टू एंड अ लॉ और अ सिस्टम और अ कस्टम ऑफिशियली। इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं बच्चों आप, एबॉलिश। जब आप ऑफिशियली किसी नियम को, किसी लॉ को, किसी कस्टम को निरस्त कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, इट मीन्स यू हैव डन अवे विद अ रूल, कोई रूल खत्म हो गया है, पीछा छुड़ा लिया है आपने। आंसर हो जाएगा आपका डी, ओके। अब है आपका जम्बल्ड सेंटेंसेस, इसको पढ़ना है और देखना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इसका। तो देखो मैं आपको इसको जल्दी से सॉल्व करके बता देती हूँ, आराम से फिर आप पढ़ना इसको। दी ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन ग्रीस, ओलंपिक गेम्स की बात की गई है बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट हुए थे 2000 में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दे वर हेल्ड इन एथेंस। पीक्यू और इसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो है प्रोनाउंस को देखो, ठीक है, वर्ब्स को देखो किसके लिए आ रही है। अब ये दे है, मुझे तो ये देखना है ये दे बहुवचन के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, तो इसकी नाउन कहाँ पर होगी जिसके लिए आया है। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोनाउन किसी नाउन का रिप्लेसमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं इस दे के लिए कोई नाउन आई होगी कहीं ना कहीं। मुझे ये देखना है प्लूरल नाउन कहाँ आई है। तो देखो द मॉडर्न ओलंपिक्स वाज, ये तो सिंगुलर है, ये तो एक वचन है, इससे मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है। ये भी शो है, एक ही है, ये भी सिंगुलर है। 2012 की ओलंपिक्स वेन्यू वाज, ये भी सिंगुलर। ओलंपिक्स देखो कुछ नाउन्स आपने पढ़ी होगी जो आईसीएस पर खत्म होती है, तो आईसीएस पर खत्म होती है लेकिन सिंगुलर होती है, तो ये सिंगुलर नाउन है ओलंपिक्स, ओके। कहीं पर भी नहीं दिखी, एकमात्र ये शब्द है गेम्स जो प्लूरल है, और इस प्लूरल के लिए क्या आ सकता है? दे वर हेल्ड। तो बात क्या की कि द ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे ग्रीस में 2000 साल पहले। देवर हेल्ड इन एथेंस, उन्हीं के बारे में बात करती कि वो खेल कहाँ पर हुए थे? एथेंस में। तो मतलब एक चीज तो पक्की है कि पहला सेंटेंस जो है उसके बाद में क्या आना चाहिए? पी। क्यों? क्योंकि पहले सेंटेंस में जो गेम्स की बात की गई है उसी का प्रोनाउन कहाँ पर है? पी में, दे, ठीक है, दे। लास्ट सेंटेंस क्या है मेरा? 6 है, ठीक है। अब मुझे बीच की सीक्वेंस देखनी है। द मॉडर्न ओलंपिक्स वॉज रिसरेक्टेड, रिसरेक्टेड का मतलब क्या होता है? रिवाइव या रीस्टोर। जब कोई चीज लुप्त हो रही है, धीरे धीरे उसका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, तो उसको रिजुविनेट कर रहा है कोई, वापस उसको चलन में लेकर आ रहा है। तो ये काम जो है मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो रिवाइव किया था किसने? एक फ्रेंचमैन। फ्रेंच नामों को बोलना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। वो व्यक्ति है पायर डी वट एवर इट इज क्यूबर्टिन, ठीक है। इसने उसको रिवाइव किया था, रिस्टोर किया था। डैनी बॉयल्स शो ट्रायम्फ्ड ओवर, ट्रायम्फ्ड ओवर मतलब धूम मचा दी थी। द बीजिंग ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी, अब देखो यहाँ पर एक ओपनिंग सेरेमनी की बात की गई है, ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है। एंड द 2012 ओलंपिक्स वेन्यू वाज लंदन। अब देखो क्या करना है इसमें, एक तो जिसमें इसमें जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ लास्ट में देखो बात की जा रही है द क्वीन प्लेड अ सरप्राइजिंग बट मच अप्रिशिएटेड रोल। एक रोल प्ले किया था, किसने? महारानी ने। बहुत ही अच्छा रोल, मतलब रोल का यहाँ मतलब वो है योगदान। उनका योगदान किसमें होगा बच्चों? देखो डैनी बॉयल्स शो ट्रायम्फ्ड ओवर द बीजिंग ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी, इस ओपनिंग सेरेमनी में उनका काफी अच्छा योगदान रहा होगा। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि 6th सेंटेंस से जस्ट पहले क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहाँ हो रहा है देखना तो एक बार, पी और आर, देखो यहाँ आ रहा है पी और आर, बीच में बचे क्यू और एस। द मॉडर्न ओलंपिक्स वॉज रिसरेक्टेड बाय अ फ्रेंचमैन, ठीक है। एंड डेनी, ये रहा, द 2012 ओलंपिक्स वेन्यू वाज लंदन। पहले देखो क्या कहा उन्होंने, पहले कहा कि 2000 साल पहले स्टार्ट हुए थे ओलंपिक गेम, फिर कहा कि ये जो है वो एथेंस में रखे गए थे, फिर कहा कि आज की जो ओलंपिक्स है ना उसको रिवाइव किया था एक फ्रेंचमैन ने। तो उसके तुरंत बाद यही तो कहा जाएगा कि 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे उनका वेन्यू क्या था? लंदन, लंदन में था, ठीक है। और पहले तो बात कर दी भाई उसकी जगह की, यहाँ पर ओलंपिक्स जो है रखे गए थे लंदन में। अब उसमें क्या हुआ था, वो ओपनिंग सेरेमनी है ना, उसमें कोई शो था, उसने धूम मचा दी थी उस ओपनिंग सेरेमनी, और इस ओपनिंग सेरेमनी में जो भी कुछ हुआ था उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका था? क्वीन का। तो लास्ट सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? आर। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है बच्चों डी।
ये हो जाएगा P, Q, S एंड R। ओके, और ध्यान से पढ़ना इसको टाइम निकाल के। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट, अब देखो वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल, क्या होगा बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस, तो होगा चैलेंजेस, कॉन्सिक्वेंस थोड़ी है, परिणाम थोड़ी है, बेनिफिट्स फायदा तो है ही नहीं और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। साफ साफ पता लग रहा है आंसर क्या हो जाएगा, चैलेंजेस, कि इतने सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है उनमें से ग्लोबल वार्मिंग एक है। ठीक है, फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जो कि वर्ल्ड फेस कर रहा है, द प्राइमरी कॉज, जो मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, इज द डैश, क्या होगा बताओ, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है जब हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रवाह होता है, उसको आप कंडक्शन कहते हो। ठीक है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना, नॉट रिलेवेंट। रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, नॉट रिलेवेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा एमिशन। एमिशन का मतलब होता है बच्चों उत्सर्जन। तो भाई उस तरह की वो गैसेस सारी किसी न किसी वजह से उत्सर्जित हो रही हैं, निकल रही हैं, एमिट हो रही हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल जलता है, उससे जो कुछ भी निकलता है वो एमिशन है ना। हमने कोई और फ्यूल जलाया किसी भी तरीके का, उससे जो कुछ भी निकल रहा है वो एमिशन है। तो कारण देखो क्या है, प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज दी एमिशन। डी आंसर होगा, इज दी एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उन कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, और वो कहाँ हो रही है, इनटू द एटमॉस्फेयर। दीज गैसेस ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, ये गैसेस सन से हीट को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर। अब क्योंकि इन्होंने ट्रैप कर लिया तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, द डैश इफेक्ट्स। अब सोचो इतना कुछ हो रहा है तो इफेक्ट्स कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा इश्यू होता ही नहीं। अगर उसके इफेक्ट्स न्यूट्रल होते तो लोग इतनी बात ही नहीं करते उसके बारे में। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव हो सकते हैं उसके इफेक्ट्स। ठीक है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते और नेग्लिजिबल भी नहीं हो सकते। अब नेग्लिजिबल इशू कहाँ रह गया है, ग्लोबल वार्मिंग पे इतनी समिट्स होती हैं, इतनी सारी पॉलिसीज निकाली जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो नेग्लिजिबल तो नहीं है और पॉजिटिव उसके इफेक्ट्स हो नहीं सकते। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड, काफी फैल रहे हैं, एंड इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एंड सिवियर वेदर इवेंट्स। ऑब्वियसली हो रहा है, कितना मौसम चेंज हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है, एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी इससे हैम्पर हो रही है। मैनी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव इम्प्लीमेंटेड, अब बहुत सारी संस्थाएं और सरकारों ने कुछ इम्प्लीमेंट किया है। अब वो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे बताओ, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन कभी इम्प्लीमेंट नहीं होते, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होते हैं। You impose restriction, you put restriction। ठीक है, आप restrictions को implement नहीं करते हैं। ठीक है, impose करते हैं या फिर put करते हैं या place करते हैं, place restriction। और वही चीज किसके साथ है, sanction भी क्या किया जाता है, impose किया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। कोलोकेशन नाम की एक चीज होती है इंग्लिश में, वो डिपेंड करता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा शब्द सटीक बैठेगा, और वो प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो आप कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हो रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन, इनको तो आप थोपते हो, लगाते हो, किसी पर प्लेस करते हो, इम्पोज करते हो, पुट करते हो। ठीक है, सब्सिडीज छूट दे रहे हो क्या आप, छूट की तो बात ही नहीं कर रहे, आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे, पॉलिसीज। तो ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट करी है क्या, पॉलिसीज। यहाँ आ जाएगा पॉलिसीज, किसके लिए, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाए, मतलब उनका एमिशन कम हो जाए। हालांकि इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल, इंडिविजुअल लेवल पे भी बात की जा रही है कि इंडिविजुअल्स भी रोल प्ले कर सकते हैं। किस चीज में बताओ, ग्लोबल वार्मिंग को एक्सपैंड करने में। सेंस ही नहीं बन रहा, वो एक्सपैंड थोड़ी करना है ग्लोबल वार्मिंग को, हमें तो कम करना है इसको। ठीक है, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट का मतलब होता है बदतर बना देना, बदतर बनाना। कोई चीज जो ऑलरेडी बैड है उसको और वर्स्ट बना देना, टू मेक समथिंग वर्स दैट इज ऑलरेडी बैड। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जैसरबेट का यूज कैसे कर सकते हो, ऑलरेडी कहीं गरीबी थी कि कोई एक ऐसी स्कीम आई इसने और ज्यादा बदतर कर दी स्थिति, कोई घाव था आपने गलत दवा लगा ली उसने और ज्यादा बदतर कर दिया उस घाव को, और बढ़ गया वो, तो एग्जैसरबेट कर दिया किसी सिचुएशन को, किसी घाव को बद से बदतर बना देना, कोई भी स्थिति उसके लिए क्या आएगा, एग्जैसरबेट। अच्छा, एग्जैसरबेट का ऑपोजिट होता है बच्चों, एमिलियोरेट।
एमेलियोरेट का मतलब है सुधार लाना किसी चीज में, ओके। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कम करना, ठीक है। और सस्टेन मतलब बनाए रखना, बनाए रखना। तो देखो बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल्स रोल प्ले करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को एक्सपैंड करने में, नहीं बदतर बनाने में, नहीं मिटिगेट करने में, हाँ कम करने में करेंगे मदद, सस्टेनिंग बनाए रखने में ऑब्वियसली नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, मिटिगेटिंग, ओके। अब इनकरेक्ट वर्ड देखना है आपको, इनकरेक्ट स्पेलिंग। रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता, डिपेंडेंस, इसकी स्पेलिंग सही है, अपॉर्चुनिटी की भी सही है। अप्रोच की स्पेलिंग गलत है, क्यों गलती हो गई? ओ ए आएगा, अप्रोच पहले ओ आएगा फिर ए आएगा। और ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय, कोई भी कार्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑक्स आस्क्ड द डॉग नॉट टू सिट देयर। अब जब ऑक्स ने डॉग से बात कही होगी तो क्या बात कही होगी? डू नॉट सिट हियर, ठीक है, डू नॉट सिट हियर। तभी तो कहा कि द ऑक्स आस्क्ड द डॉग नॉट टू सिट देयर, तो मतलब हेयर को देयर में चेंज किया है, सब में हेयर तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन नॉट टू सिट हियर ऐसा डायरेक्ट स्पीच में थोड़ी बोला होगा। जब मैं किसी को कहूंगी तो क्या कहूंगी? डोंट सिट हियर, ठीक है, डोंट सिट हियर। लेकिन इसी बात को जब कोई व्यक्ति और बताएगा किसी थर्ड पर्सन को तो क्या बोलेगा? शी सेड टू मी नॉट टू सिट देयर, ठीक है। तो मैंने क्या बात कही होगी? डू नॉट सिट हियर। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। डज नॉट हो नहीं सकता, डिड नॉट नहीं होगा, नॉट टू नहीं होगा, आंसर क्या है? डू नॉट सिट हियर। यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल, ऐसा मिस्टर जोन्स ने कहा। तो जब हमें पता है टेंस कैसे चेंज करते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये किस में है? यू आर ऑल डूइंग प्रेजेंट सिंपल में, ये है प्रेजेंट सिंपल में। इसको किस में चेंज करना है? सॉरी, ऑल डूइंग है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको किस में चेंज करना है हमें? पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो बस पहले तो यही काम कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ आ रहा है, ओके। वी आर ऑल डूइंग, आर है, प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, गलत है। दे वर ऑल डूइंग, हाँ यहाँ वर आ रहा है, अभी देखेंगे इसको। दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल, यहाँ भी वर आ रहा है, देखेंगे इसको। यू आर आ रहा है, प्रेजेंट टेंस ही है, पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, हर नियम को आप अप्लाई करके देखोगे, ट्रिक से चलोगे, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखना पड़ेगा बस आपको, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ सकते आप, 10 12 13 मिनट लगाने हैं आपको इंग्लिश के सेक्शन में 25 क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे देखना है कि भाई यहाँ पर मुझे दिया ही गया था वेरी वेल, तो आप कैसे वेरी को खा जाओगे? यहाँ पे खा तो नहीं सकते ना, यहाँ वेरी नहीं है, यहाँ वेरी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। जो दे रखा है उसी से बनाओ, क्यों हटाना है वेरी। नेक्स्ट देखिए, हु स्टोल माई टिकट्स, इसका क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस बनाना है। हु स्टोल माई टिकट्स, आपको पता है WH वर्ड से जब आपका एक्टिव वॉइस शुरू होता है तो पैसिव वॉइस उसके दो तरीके से बनते हैं, एक तो WH वर्ड से खुद से बनेगा और एक बनता है बाय whom से। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, जब दो ही तरीके हैं मेरे पास, एक WH वर्ड और एक दूसरा बाय whom। जब यहाँ कहीं है ही नहीं WH वर्ड, सिर्फ बाय whom दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा, बाय whom were my tickets stolen। अगर मैं इसको WH वर्ड से बनाना चाहूं तो who were my tickets stolen by। जब आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो बाय कहाँ आ जाएगा? एंड में आ जाएगा। और अगर आप स्टार्ट ही उसको बाय से कर रहे हो तो फिर वर्ड कौन सा आएगा? whom, by whom were the tickets stolen, who were my tickets stolen by, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। The little boy called up his best friend on his birthday। अब इसमें आप ये देखोगे कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप किस में चेंज करते हो बच्चों? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बस ये ढूंढ लो ना, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज बेस्ट फ्रेंड इज कॉल्ड, गलत हो गया। हैज बीन, गलत हो गया। वॉज बीइंग कॉल्ड, भाई कंटिन्यूटी तो कोई है ही नहीं, बीइंग क्यों लगा रहे हैं? ये भी गलत हो गया। वॉज कॉल्ड, देखो वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज कॉल्ड आ रहा है यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही जल्दी जल्दी करना है आपको, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और इम्प्रूवमेंट भी हर हफ्ते हो रहा होगा। ऐसा नहीं करना है कि संडे का पेपर हो गया तो उसको फाइल में बंद करके रख दिया, उसको रिवाइज करो। ऐसा तो नहीं कि ये शब्द कभी रिपीट ही नहीं होंगे,
इस तरह का पैटर्न कभी आएगा ही नहीं क्वेश्चन का। ईडियम क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, मेन एग्जाम में वही ईडियम्स रिपीट हो जाएं। यही तरीका होता है इकट्ठा करने का, फॉर्डर। एक फॉर्डर इकट्ठा होना चाहिए कि मुझे इसमें से पढ़ना है, तो इसको रिवाइज किया करो, रिपीट किया करो। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर।